रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ें आप अच्छे से एक एक करके रिवीजन करें पॉइंट पॉइंट, और आपके जो बेसिक जो भी डाउट है, आप में से बहुत सारे लोग 2023 में ही एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो जो भी बेसिक डाउट है उनको आप पूछ सकते हैं एक एक करके, और एक एक चीज़ को आपको जो जो भी चीज़ एक्चुअली में है वही बताई जाएगी, और जो भी डाउट है आपका क्लियर किया जाएगा। आंसर राइटिंग की जो चीज़ चल रही है वो हमने इसलिए चलाई है क्योंकि हम अब पढ़ाई पे फोकस हो गए हैं, तो हमारे लिए आंसर राइटिंग एक क्वेश्चन हमारा उस टॉपिक का रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से ही आपकी आंसर राइटिंग करवाते हैं। और उसकी हम आपको कल एक क्वेश्चन और शेयर करेंगे, उसके बाद हम संडे के दिन सबकी लाइव कॉपी चेक करेंगे जिन्होंने लिखा है। तो यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ज़रूर करें, चाहे हो सकता है कि वो आपसे वो टॉपिक अच्छे से आता नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें उसकी आंसर राइटिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग करने का फ़ायदा अपने अपने लेवल पे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और आप लोग कई बार इस चीज़ को इग्नोर कर देते हो। हम कई बार आपसे बोलते हैं कि आपको इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि आंसर राइटिंग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे डेली एक क्वेश्चन ही लिखो, आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस करवाती है, आंसर राइटिंग आपकी एक तरह से उस टॉपिक का रिवीजन करवाती है, तो इसलिए हमेशा आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा आलस ये होता है कि हम आंसर राइटिंग को ही थोड़े कमज़ोर लेते हैं, तो इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग जरूर करें। इसके अलावा प्री में फोकस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप यूपीएससी की बात करें चाहे स्टेट पीसीएस की बात करें, जिस भी एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर दें। सेकंड, आप एक टेस्ट सीरीज जरूर दें, कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, कोई भी, सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है, बस उसको देने वाला बेस्ट होना चाहिए। आप कई बार बोलते हैं कि सर मैं उसकी टेस्ट सीरीज दूँ, उसकी टेस्ट सीरीज दूँ, वो कोचिंग, ये सब कहने वाली बातें होती है। हर कोचिंग की टेस्ट सीरीज है वो बेस्ट होती है, देने वाले पे डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से देता है और कितना यूज करके देता है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज दो, अगर आप स्टेट पीसीएस की टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो कोई भी एक पिक करो, किसी की भी जो भी आपको अच्छी लगती है, जिस भी कोचिंग की, बट उसको सिस्टमेटिकली टाइम टू टाइम दो, ठीक है ना। तो ये प्री के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्री के लिए स्पेशली छोटे छोटे नोट्स, जो आपको टॉपिक बाय टॉपिक करंट के भी कुछ नोट्स, टर्मोलॉजियों के नोट्स, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बनाई जानी चाहिए, तब जाके आप बहुत बेहतर तरीके से इसमें कर पाओगे। तो अब आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। आप अपना एक एक डाउट है वो एक एक करके अपना डाउट पूछें, ठीक है ना, और धैर्य से पूछें। हम आराम से सभी लोगों के डाउट्स हैं उनका क्लियर आंसर दे के ही इसको बाइंड अप करेंगे, तो आपको किसी प्रकार से कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको बस आपके जो भी डाउट्स हैं उसको एक एक करके पूछना है, ठीक है। तो पूछिए, स्टार्ट कीजिए। कौन पूछ रहा है सबसे पहले, एक एक करके पूछना, और जो भी चीज़ है, आपको कोई भी डाउट है आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपने डाउट्स को, और कुछ भी सजेशन या कोई भी चीज़ आप देना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो एक एक करके पूछिए। सबसे पहले कौन पूछना चाह रहा है? गुड इवनिंग सर। पवन जी पूछना चाहते हैं। हाँ पवन जी। यस सर। सर मेरा एनवायरनमेंट को लेकर क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट में कुछ याद ही नहीं रहता सर, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, तीन कुछ चार भी। बार रिवीजन कर चुका हूँ, हम्म। उसके बाद भी क्वेश्चन गलत ही हो रहे हैं। देखो, एनवायरमेंटल की अगर मैं बात करूँ तो आप हेलो। एक रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, जिसको मैंने कई बार आपको बताया, चाहे आप दृष्टि की बुक्स आती है, क्विक बुक, वो भी सफिशियंट है, उससे भी हमारा काम चल जाएगा, उसको फॉलो कर सकते हो, या एक क्लास नोट्स दे सकते हो किसी की, या शंकर आईएएस की बुक आती है उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो देखो, सबसे बड़ी बात है जब हमें कोई चीज़ याद नहीं होती, ये बात सही है, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि याद नहीं होने का एक रीज़न होता है कि हम बिना किसी उसके लिंक के, अंडरस्टैंडिंग के उसको याद करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको हम समझ के करोगे तो याद नहीं होगा, डेफिनेटली सारी चीज़ याद रहेंगी, बट उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकली जोड़ना पड़ता है कई चीज़ों से, ऐसे नहीं कि आप उसको डायरेक्टली। अब जैसे एनवायरमेंटल में सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि एनवायरमेंटल ही क्या है, क्योंकि अगर हम टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसके बारे में स्टार्टिंग करते हैं कि एनवायरमेंटल ही क्या है। तो एनवायरमेंटल आपके प्रैक्टिकल, जैसे आज मेरे सामने ये सारी चीज़ें, मेरे चारों ओर का जो आवरण है, इसमें हो सकता है कि वो बायोटिक भी है, अबायोटिक भी है,
बायोटेक क्या है कि मैं तो खुद ही बायोटेक हूँ। अबायोटेक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है आपके सामने, ठीक है ना, ये लाइट हो गई, ये जो अगर दीवार हो गई तो अबायोटिक हो गई, भूमि सब। तो जब आप सब चीज़ को कनेक्ट करके थोड़ा प्रैक्टिकली इसको सोच के पढ़ोगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है भूल जाओगे। अब इसी दौरान हो सकता है कि आपको कुछ फैक्ट याद करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है फैक्टों की, कुछ फैक्ट भी है जो आपको याद करने होते हैं। फैक्टों को याद रखने के लिए हमको हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के याद रखो, बिना कॉन्सेप्ट के जोड़े आप उस फैक्ट को याद नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात, अब एनवायरमेंटल को आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल का सिलेबस को समझना है। एनवायरमेंटल में 3 चीज़ें होती है, एक एनवायरमेंटल होता है, एक बायोडाइवर्सिटी होती है और एक क्लाइमेट चेंज होती है। पूरा आपका इसी पे चलेगा, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, अब बायोडाइवर्सिटी कैसे जुड़ी हुई है, तो अगर पवन जी आप ऐसे पढ़ोगे ना हर चीज़ को समझ के, तो कभी नहीं भूलोगे किसी चीज़ को। और साथ साथ जैसे आज कोई चीज़ पढ़ी है, नेक्स्ट टॉपिक पे तभी जाओ तो पहले वाले उस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करो। बिना रिवीजन के डायरेक्टली पास ऑन नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी में हम कई बार सिलेबस को कवर करने के लिए हम जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, पास ऑन हो जाते हैं, तो हमें पास ऑन नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात आप, ठीक है ना। तो यस अगर सर। आपको कोई सर वो टॉपिक जो आपने दृष्टि पढ़ा है, एक मिनट, जो टॉपिक आपने पढ़ा है और जो याद नहीं हुआ, तो उस टॉपिक को आप बताओ सर ये मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं हुआ मुझे, मैं भूल गया उसको। सर वो दृष्टि वाली बुक से पढ़ते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन इतनी है कि आज पढ़ते हैं ठीक है समझ में आ गया कर लिया, उसके बाद कल उसके टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें गलत हो जाता है। देखो, जैसे यही बुक की बात कर रहे हो ना, ठीक है ना, हाँ जी सर। तो देखो इस बुक का अगर आप मैंने भी इस बुक को पढ़ा है, देखो इस बुक में ये बात सही है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन देखो एक तो अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही तो समझ के उसके नोट्स अपनी भाषा में बनाओ, उसको उतारो अपने शब्दों में, फैक्टों को उसमें से देख के लिखो, कॉन्सेप्ट को समझ के लिखो, ठीक है ना। तो इसमें अगर जैसे पहले चैप्टर की अगर बात करोगे आप, तो पहला चैप्टर इसमें शायद इन्वायरमेंटल को लेकर दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल के बारे में जनरल एनवायरमेंट। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसने एक अपनी डेफिनेशन अपने हिसाब से दे रखी है, लेकिन उस डेफिनेशन में मुझे 3 वर्ड मैंने चुने हैं। अगर आपने देखा होगा कि एनवायरमेंटल मीन्स होता है जैविक अजैविक घटकों और उनके आसपास के वातावरण में सम्मिलित रूप से जो पृथ्वी के जीवन पर, अब इतना बहुत सारी घुमा फिरा दे रखी है इसने परिभाषा, आपको बस इसको पढ़ना है। अब शब्द क्या निकालना है, एक बायोटिक एक अबायोटिक, 2 घटक है, दोनों घटकों में इंट्रैक्शन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का निर्माण होता है। तो हमारे चारों ओर का एनवायरमेंटल जिसमें बायोटेक और एबायोटिक घटक होते हैं और इंट्रैक्शन करते हैं। अब 3 कीवर्ड, बायोटेक एबायोटिक और इंट्रैक्शन, अब इनको आपको याद रखना है बस। अब फिर इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है कि बायोटेक कौन से हो गए, अबायोटिक कौन से हो गए। हाँ, अब जब अबायोटिक पढ़ोगे या बायोटिक पढ़ोगे तो इसमें आपको हो सकता है कोई फैक्ट भी पढ़ना पड़े, अगर उसको आपको हो सकता है याद नहीं हो रहा तो उसको नोट डाउन करो, लिखो। अब ये किताब पढ़ने आप बार बार बैठोगे तो हो सकता है कि आपस में से जल्दी चीजें भूल जाओ, ठीक है ना। समझ पाया पवन, हेलो। तो एक चीज़ यही चीज़ ध्यान रखनी, हमेशा अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि उस टॉपिक को समझ के अपनी भाषा में नोट्स बना के लिखना है, उसमें से फैक्टों को उतारना है, बाकी कॉन्सेप्ट उसको समझना है। अगर कॉन्सेप्ट बिना समझे आप याद करने की कोशिश करोगे, आप ज़्यादा टाइम तक उसको याद नहीं रख पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए हमेशा, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ये ऐसी एग्जाम है दोस्तों, इनमें आप रट के काम नहीं चला सकते। इसमें आपको क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में अचानक से मिलेगा, उसको मॉडिफाइड करना होता है, और कोई चीज़ को आप मॉडिफाइड या प्रेजेंट तभी कर पाओगे अच्छे से जब उसको आपको समझ के पढ़ा है। समझ के ही आपके सिलेबस को कवर करो, तब आप अच्छे से इसमें चीज़ें कवर कर पाओगे, ठीक है ना। अभी शायद पवन लैप तो उसकी कोई टेक्निकल इशू आ गई है, आप अदर लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ लिया हूँ, और तो सर इसमें जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, एक आध क्वेश्चन जो सर एकदम हो नहीं पाते हैं, फिर उससे ऐसा लगता है कि डिमोटिवेशन फील होता है, फिर उसे उसको करने के लिए फिर दिमाग लगाते हैं उसमें, फिर क्या पढ़ें क्या नहीं। अब जैसे सर 2020 का एक क्वेश्चन है, 2020 का एक क्वेश्चन सर मैं बताता हूँ। ये ऑप्शनल में है, जीएस में है फर्स्ट ऑफ ऑल। मध्यकालीन, सर GS1 हाँ हाँ 2020 जी। सर ये क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक काल का प्रतिबिंब है, टिप्पणी कीजिए। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन
हर साल ऐसे ऐसे एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं जिनको सर कर पाना सर मुश्किल होता है, फिर इसको किस तरीके से करें। नहीं नहीं, जो आप फार्स साहित्य वाला क्वेश्चन पूछा था 2020 वाला क्वेश्चन होगा ये, है ना? जी जी जी। देखो ये क्वेश्चन तो एक तरह से बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड था, ये फार्स जी साहित्य का। सर। लेकिन देखो आप बोल रहे हो कि ये बात सही है कि सर अचानक से आ जाए एग्जाम में, बहुत सारे फैक्ट याद नहीं हो पाते। जैसे मुझे क्या है, 4-5 किताब फारसी की याद थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया था, है ना? लेकिन फिर भी जिस अच्छे 15 नंबर का क्वेश्चन था, 50 नंबर का होगा आपका ये क्वेश्चन लगभग लगभग। जी तो 50 नंबर के जी जी क्वेश्चन जी में आप किताबों से पूरा आंसर तक पहुंच पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? जी ऐसे सर। क्वेश्चन में क्या होता है, देखो आपका कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो खुद कहता है, आर्ट एंड कल्चर का आपका टॉपिक है जो बोलता है साहित्यिक। अब वो जी साहित्यिक जी बोलता जी। है फ्रॉम द हड़प्पन एरा टू टुडे, हड़प्पा काल से आज तक के उसको साहित्य को कवर किया है। और आपको पता है फारसियन साहित्य काफ़ी फेमस साहित्य था। इससे पहले उन्होंने संगम साहित्य से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है ना? तो कई बार क्वेश्चन तो लिटरेचर को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी क्या होती है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम कई चीज़ों को छोड़ देते हैं या कई फैक्टरों को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ सबसे बेस्ट आंसर इसका ये होता था, जो नहीं लिख पाए उस टाइम, बेस्ट ये था कि आपको फारसी साहित्य को पहले तो अदर साहित्य से कंपेयर करना था, फिर उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, और फिर कंक्लूजन में उसके इंपॉर्टेंट उसके अचीवमेंट को बताना था। तब जाके आप 250 नंबर के 250 वर्ड्स पे पहुंच पाते। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखे, सबसे बड़ी बात है कि कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में ऐसे होते हैं जो आपसे मैं ये बोलूँ कि 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 को अच्छी तरह जाने। कोई आज तक इतना नहीं हो पाया जो लगभग लगभग 20 क्वेश्चनों को एग्जैक्टली जाने। जितने भी लोग एग्जाम देने जाते हैं वो 15 से 16 क्वेश्चन ही अच्छे से जान पाते हैं, बाकी 4-5 क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस, बहुत सारी चीज़ें अपने पास इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको प्रेजेंट करके देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों से घबराओ मत। अभी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक क्वेश्चन जब आप लिखने की कोशिश करोगे, जैसे इस क्वेश्चन को लिखोगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन लिखने के बाद आपको एक चीज़ रियलाइज तो होगी कि मेरे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए थी कि मैं इस क्वेश्चन को लिख पाता, ठीक है ना? जैसे इसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास एक फारसी लिटरेचर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी जो मेरे पास अभी नहीं है। तो जब भी आप पढ़ो तो इस चीज़ को आपके ध्यान में जाएगा कि आज मुझे फारसी इन्फॉर्मेशन पूछा है, हो सकता है कल ये संगम साहित्य का इन्फॉर्मेशन या भक्ति साहित्य की इन्फॉर्मेशन पूछ सके, तो मैं उसी तरीके से पढ़ूंगा उस सिलेबस को। समझ पा रहे हो? तो आप इजीली वो फैक्ट भी याद रख पा लो, फैक्ट को के साथ चलोगे, आपको कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अननोन ज़्यादातर नहीं लगेगा। और आप कहें कि 20 में से 20 आपको एग्जैक्टली लगनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आपकी थोड़ी आवाज़ ब्रेक हो रही है, एक बार आराम से बोलिए। सर मैं कह रहा बोलते हैं कि बीच में क्या, तो सर इसकी नहीं हो रहा है। क्या नाम है दो आपका? तीन आपकी पा आवाज़ रहे हैं। थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, प्लीज़ प्लीज़। एक बार ऐसे कर दो, अगर आपका मैसेज नहीं आ रहा तो आप टैप कर सकते हो, यहाँ एक बॉक्स है उस पर जा करके। अदरवाइज आप जैसे थोड़ा सा मैसेज आए तो आप, अच्छा जैसे किसी ने इस पर टैप करके रखा हुआ है, आप भी टैप कर सकते हो। जिसके आवाज़ में अगर इशू है तो अपना मैसेज टैप भी कर सकता है, ठीक है ना? तो मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर समझ गया हूँ। और हाँ, अभी आवाज़ थोड़ी आपकी ब्रेक हो रही है, तो अगर आपकी आवाज़ जैसी सही आएगी मैं दोबारा आपका क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछूंगा। सर एक हाँ, अब आइए आपकी आवाज़, प्लीज़ आप बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे टॉपर्स लोग बोलते हैं कि मैं 20 में से 20 कर गया, तो हम लोग बात होती है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हिस्ट्री के 2-2 3 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कहीं हम कमजोर तो नहीं। नहीं 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 नहीं, देखो टॉपर्स ये बात बोलता है सिलेक्शन होने के बाद, जी सर। ठीक है ना? समझ रहे हैं? मैं हूँ, कोई भी हो, सिलेक्शन होने के बाद ही लोग बोलते हैं कि 20 करके आया था। सिलेक्शन से पहले वो कितना करते हैं वो तो उनको पता। एक चीज़ मैं बता दूँ, दो तरह के मेथड होते हैं पेपर अटेंड करने के। कुछ लोग हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि मुझे 20 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। कुछ लोग जी सर। एक्यूरेट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, मेथड कई बार दोनों ही सक्सेस होते हैं। कई बार कुछ लोगों का मेथड इसलिए सक्सेस हो जाता है, जैसे मैं मान ले मेरे को पता है कि मैं 20 क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर सकता, तो मैं 18 पे अच्छे से फोकस कर लूँ, ठीक है ना? और मैं 18 जी से सर। ही 110-15 नंबर ले सकता हूँ। और कुछ लोगों का होता है कि मैं 20 अटेंड करके मैं 115-20 नंबर तक ला सकता हूँ। तो देखो कई बार एक दोस्त मेरा जिसने 3 क्वेश्चन छोड़े, उसके बावजूद भी उसके अच्छे नंबर आए थे, ठीक है ना?
और उसी टाइम मैंने अच्छा। पूरा अटेंड किए, तब भी मेरे 2-5 क्वेश्चन कम रह गए नंबर। तो ऐसा नहीं है कि आप 20 ही अटेंड करो, लेकिन हाँ, एक टाइम मैनेजमेंट के लिए माना जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 20 अटेंड करने ही चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है, ठीक है ना? क्योंकि जी आप सर। क्या होते हैं कि अगर एक क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में अगर आप 2 क्वेश्चन छोड़ देते हो तो ये बेवकूफ़ी होती है, जी सर। ठीक है ना? क्योंकि एक क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा सही भी करोगे ना तो आप आधा नंबर मार्जिन कर पाओगे या 1 नंबर मार्जिन कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पूरा ही छोड़ दिया मान लो 15 नंबर का, तो जीरो हो गया आपका एकदम से। जी सर। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपको पूरे ही अटेंड करने चाहिए। अब इसमें यह है कि आप कितने क्वेश्चन बहुत बढ़िया अटेंड कर रहे हैं, कितने में फेंक रहे हैं, फेंकते भी है सब। ऐसा नहीं है कि 20 के जी 20 भी बहुत अच्छे से करके आते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि यूपीएससी के 20 क्वेश्चन करके आए अच्छे से कोई। 4-5 क्वेश्चनों में, लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाते हो। अभी आप थोड़ा सा कोई टॉपिक यस आपके सर। पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो हो सकता है आपको डिमोरलाइज हो रहे हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे ना, हर क्वेश्चन के बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर लिख दोगे, ठीक है? जी सर, आपकी मैं एथिक्स की सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे सर हिस्ट्री में साहित्य के पहलू शामिल रहे। आवाज ब्रेक हो गई आपकी, करना। सर मैं कह रहा हूँ कि आ रही है सर आवाज? हाँ, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर, जो दिया हुआ है इस वन में दिया ही था। दोबारा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कोई ना, आप थोड़ा वेट करो, हो सकता है आपका नेटवर्क दोबारा से है, तो आप बोलना बीच में, ठीक है ना? ठीक है, मैं आई वेट सर करूंगा आवाज? आपका। कि मैसेज टाइप कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज भी है इसमें, ठीक है ना? किसी का, आवाज नहीं आ रही सर? यार कभी कभी आपकी आवाज़ आती है, कभी कभी ब्रेक हो जाती है, तो कंटिन्यू आपका क्वेश्चन रह नहीं पाता। सर लास्ट क्वेश्चन है, आ अरे रही है क्वेश्चन आवाज? तो आपको जितने पूछने हैं, पूरे पूछना, ठीक है ना? नहीं सर, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। आ रही हाँ है आवाज सर? हाँ 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 हाँ, बोल दो बोल दो, वो तो आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ जो GS1 का सिलेबस दिया हुआ है हिस्ट्री का, उसमें दिया हुआ है स्थापत्य और साहित्य के पहलू शामिल रहेंगे, लेकिन कई बार सर ऐसा लगता है उससे हट के क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे, तो सर जैसे उसमें जैसे उसमें क्वेश्चन है, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। तो यही तो साहित्य में आ गया। वो जानना चाह रहा है आपसे, साहित्यिक जो चीनी और अरबी यात्री थे, जैसे चाहे हिंसन फायान जो भी आए थे, उन्होंने जो भारतीय इतिहास के बारे में बताया वो साहित्यिक स्रोत हो गए, तो लिटरेचर है ये तो शायद आपका पार्ट कहाँ हुआ अलग से। जी सर। जी सर, और ये जो पानीपत की लड़ाई के बारे में पूछा गया था, तीनों लड़ाइयाँ वहीं पे क्यों हुई, और तक्षशिला विद्यालय के बारे में, तक्षशिला और नालंदा विद्यालय, एक को विश्वविद्यालय कहा गया, एक को नहीं कहा गया। देखो देखो, ये सवाल आते हैं ना, ये सवाल यूपीएससी कुछ सवाल आपसे यह एक्सपेक्टेशन करता है कि हमने सिलेबस के इनडायरेक्ट पार्ट से पूछे, डायरेक्ट कह के नहीं पूछे आपसे। अब जी सर। नालंदा तक्षशिला के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपकी एक तरह से, ये भी नालंदा तक्षशिला आपके शिक्षा के बड़े स्रोत हैं, और आपके हम कह सकते हैं कि जैन बौद्ध धर्म के बड़े स्तर वो माने जाते हैं, केंद्र। तो उन्होंने बौद्ध धर्म जो लिखा है उसके बारे में वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, और चूंकि नालंदा और विश्वविद्यालय आपकी कल्चर के पार्ट है, जो आपको विश्व गुरु कहलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जी सर। जी नालंदा, सर। ये तक्षशिला थी, तो इनको लेकर के क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो ऐसा नहीं बहुत हटके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने सिलेबस को थोड़ा बारीकी से समझना है एक बार, तो आप इसके हर पहलू पे गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है? सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आते, हो सकता है वो जी सर। इनडायरेक्ट रूप से सिलेबस में छुपा हो, लेकिन आएगा क्वेश्चन सिलेबस से। जी सर, समझ गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और डाउट हो तो पूछो। और नेक्स्ट। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ सर, लिखने की शुरुआत कैसे की जाए सर? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन सबका यही, देखो लिखने की शुरुआत कैसे की जाए। जब हम पहली बार आंसर लिखने की सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या लिखें, एंटो में क्या लिखें, बेन बॉडी में क्या लिखें, ठीक है ना? लेकिन मैं एक्चुअली, मेरा जी। पर्सनल ओपिनियन ये है कि लिखने की शुरुआत करते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए क्या लिखना है। आपको जस्ट क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए,
और उस क्वेश्चन को पढ़ के पहली बार अगर आप मान शुरू में आप आंसर राइटिंग करो तो जितना समझ पाओ उतनी उसकी आंसर राइटिंग कर दो। हो सकता है वो आपका सही हो सकता है उसमें कम ही रह जाए, लेकिन सोचो मत। पहली बार क्या है कि शुरू में ही हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि पहले दिन ही हम एक्सीलेंट आंसर की सोचते हैं, जो कभी परफेक्ट नहीं है, किसी के पास पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को तुरंत नोट डाउन कर डालो, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है। जैसे आपने अगर कोई भी मान लो GS 1 का कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसके कोई भी क्वेश्चन है उसको लिख डालो। अब हो सकता है पहली बार में अच्छा ना लिखा जाए, लेकिन वो आपको एक समझ दे देगा। जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे लिखने के बाद तो आपके मन में एक चीज आ जाएगी, यार मैंने क्या चीज छोड़ दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे तो उस चीज को ध्यान रखोगे आप। समझ पा रहे हो आप? नीलेश जी ने पूछा ना क्वेश्चन, ठीक है ना? जी सर। तो नीलेश जी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो आंसर राइटिंग। और हमेशा आंसर राइटिंग करने का तरीका बेस्ट ये है कि क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, सबसे पहले उसको जरूर लिखने की कोशिश करो। हम कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में ही सोचते हैं कि मैं इसमें चार्ट भी बनाऊं, मैं इसमें टेबल भी बनाऊं, मैं इसमें फैक्ट भी लिखूं, मैं इसमें एग्जाम्पल भी दूं, बहुत सारी चीज़ें हम लिखते हैं। तो क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ें आप एकदम से नहीं आती, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। जब आप धीरे धीरे लिखोगे आपको खुद पता लग जाएगा किस सेट किस जगह मुझे पाई चार्ट का यूज करना है, किस जगह मुझे फैक्ट, किस जगह केस स्टडीज का यूज करना है। लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप जब 10-20 क्वेश्चन लिखोगे तो इजीली आपको एक स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा, आपकी थिंकिंग अपने आप ही आ जाएगी आप इसको किस जगह क्या लिखना है। तो लिखने के बारे में मत सोचो, तुरंत लिख डालो, जितना जैसा अच्छा बुरा जैसा लिखा जाए लिख डालो। और उस क्वेश्चन को शेयर करो फिर किसी के साथ, उससे पूछो कि यार मेरी क्या कमी रह गई, या खुद पढ़ के देखो कि इसमें क्या कमी रह गई, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उस कमी को दूर करने की कोशिश करना। ठीक है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर मेरा क्वेश्चन है वो GS पेपर 3 में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए हिंदी मीडियम में कुछ मटेरियल नहीं मिलता है, तो वो तो इंग्लिश मीडियम में ही मिल रहा है, शंकर IAS का बुक, तो उसके लिए क्या करें? साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी हो। साइंस टेक्नोलॉजी के देखो, सबसे पहली बात बताऊँ कि उसकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके लिए आपको एक बुक शायद हमने बताई थी, मुझे नाम भूल गया अभी, मेरे पास बुक थी, या एक नोट्स आप ले सकते हो, या बुक का नाम मैं शेयर कर दूंगा आपको। एक बुक है, उस बुक से ऐसा नहीं कि उस बुक तो काफ़ी बड़ी है ना, पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, उसमें आपके सिलेबस के कुछ टॉपिक है वही पढ़ने हैं। तो एक तो आप उसको हेल्प लो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अच्छे से अंदर से आपको समझाया गया है हर चीज़ को। दूसरा, आपको पता है कि साइंस टेक में एक आता है करंट की पार्ट से, कोई नई चीज़ आई है तो उसका एप्लीकेशन पूछे जाता है आपसे। GS 3 की बात कर लो आप, चाहे उसका आप पेपर प्री के क्वेश्चन में भी, जो क्वेश्चन आएंगे प्री में भी, वो भी उसके एप्लीकेशन बेस से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो ज़्यादा नहीं, एक बार आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज ही क्या है, या एक बार पूछ लिया आपसे ड्रोन को एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज कर सकते हो, या क्वेश्चन हो सकता है कि एग्रीकल्चर में तकनीकी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन बहुत। GS 3 के अंतर्गत जो साइंस टेक वाला पार्ट, इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट होता है, बहुत बेसिक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आप अच्छे से नंबर दे सकते हैं। तो देखो, रिसोर्सेज में घबराओ मत, आप एग्जैक्टली ज़्यादा, तो आपको एक बुक हो सकता है, उस बुक का नाम मैं आपको दे दूंगा, एग्जैक्ट अभी मेरे पास याद नहीं, मैं आपको उसको अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसका नाम वो। और अगर उसको भी ना पढ़े तो आप एक नोट्स पढ़ लो, किसी के भी, दृष्टि के ले लो, दृष्टि की भी वो आती है, ठीक है ना, आप दृष्टि के ले सकते हो तो उसका ले सकते हो। और उसके बाद आप विजन की मंथली मैगजीन है, उसकी करंट अफेयर है, उसको अच्छे से पढ़ लो। बस ये 2 रिसोर्सेज, इनको फॉलो करो और ज़्यादा मत सोचो, इनको फॉलो करो अच्छे से, इनको प्रैक्टिस करो, इनसे ही आंसर राइटिंग करो। और इन्हीं से पिछले इसके क्वेश्चन है उनको देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार साइंस टेक में क्वेश्चन है वो वैज्ञानिकों की अचीवमेंट भी पूछी जाती है 2-3 बार, तो वो 1-2 वैज्ञानिक अचीवमेंट, तो 1-2 करंट में रहते हैं, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना होता है। बस ज़्यादा घबराना नहीं है साइंस टेक का, उससे आपका काम चल जाएगा। और बेसिक साइंस टेक के कुछ नोट्स जो मेरे पास थे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं, ये बेसिक जो नोट्स हैं इनको हम शेयर कर देंगे, इनको थोड़ा सा देख के आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो उसमें से, तो ये आपकी हेल्प कर देंगे। इतना ज़्यादा मतलब मत देखो मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, साइंस टेक में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आप अच्छे से निकाल जाओगे, बस आपको यूज करना आना चाहिए उसको। सर आपने जो बताया मंथली मैगजीन,
वो पढ़ना वो मेरा टाइम अभी नहीं होगा, 2026 के आसपास होगा, क्योंकि अभी मेरा ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर ही चल रहा है। तो क्या अभी से मंथली मैगजीन फॉलो करना नहीं चाहिए? नहीं, मंथली मैगजीन आपको फॉलो नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मंथली में जैसे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका जैसे साइंस टेक का कोई सिलेबस है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का कोई सिलेबस है, और मंथली मैगजीनों से उस सिलेबस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है ना, उस टॉपिक के बारे में। जैसे साइंस टेक का आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई सिलेबस है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, और डिफेंस टेक्नोलॉजी में अभी न्यू क्या घटनाएं चल रही है, तो उनसे एक बार गो थ्रू हो लेंगे तो आपको एक समझ में तो आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है, ठीक है ना, बेसिक डिफेंस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंथली मैगजीन में हर चीज़ ही करंट की होती है, उसमें एक दो लाइन्स ऊपर की करंट की होती है, बाकी कॉन्सेप्ट होता है पूरा। तो वो आप चाहे हमारे वीडियो में देख सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट होता है आपका पूरा। तो कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है कई बुक्स में नहीं मिलता है, कई जगह नोट्सों में नहीं मिलेगा, वो मंथली मैगजीन को एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देती है इजी तरीके से, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसलिए उससे ऐसा नहीं कि आप करंट नहीं पढ़ना चाहते, करंट मत पढ़ो, उसकी पहली लाइन करंट की लाइन वो मत पढ़ो, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ो, वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर अभी अगस्त की आपने मंथली मैगजीन, उसका वीडियो आपको मिलेगा, उसमें पेसा एक्ट के बारे में बताया गया है। तो पेसा एक्ट कोई नई बात तो है नहीं, पेसा एक्ट जब आप लोकल गवर्नमेंट में पढ़ते हो वहीं पेसा एक्ट आएगा। तो उसमें करंट का तो एक लाइन दे दिया कि अभी इस राज्य ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है इसलिए करंट में है, लेकिन पेसा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका चुनौतियाँ क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट है। हो सकता है आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें पेशा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी जितनी विजन की मंथली मैगजीन आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। इसलिए अगर कोई टॉपिक का पार्ट जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है उसको चाहे तो आप एक बार गो थ्रू जरूर हो ले मंथली मैगजीन से। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन है, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है, तो मतलब कि कंप्लीट तो हो ही चुका है ऑप्शनल, पर थोड़ा मोड़ा जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में यस। yes. तो देखो, हिस्ट्री सिलेबस के बारे में बता दूं, हालांकि मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल पढ़ा है, लेकिन हिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन का पार्ट रहा है और शुरू से 11 से मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, इसलिए हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बता दूँ। हिस्ट्री में देखो, अगर यूपीएससी का भी मैंने सिलेबस देखा है हिस्ट्री का, हिस्ट्री के जो दोनों पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट और सेकंड, और उनके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसमें ध्यान रखना, अगर आप जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हर एक इंसिडेंट दूसरे इंसिडेंट के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये चीज़ अगर आप समझ गए वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला टॉपिक आपका यूरोप में पुनर्जागरण या मध्यकाल के अंतर्गत जो अंधकार युग है वहाँ से बात चल रही है कि पहले पूरा अंधकार युग होता है, फिर पुनर्जागरण आता है, पुनर्जागरण में व्यक्ति सोचना चालू कर देता है, मानवता पे फोकस होना चालू हो जाता है, वैज्ञानिकता पे फोकस होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। और मानवता वैज्ञानिकता बढ़ेगी तो प्रबोधन काल आएगा, जब प्रबोधन काल आएगा तो विचार आएंगे, तो क्रांतियाँ आएंगी, क्रांतियाँ आएंगी तो डेमोक्रेसीज होंगी, तो वो अपने अपने शासन को विस्तार करेंगी, तो उनका औपनिवेश बढ़ेगा, उसके बाद युद्ध होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप की पावर डाउन हो जाएगी, अमेरिका और रशिया पावरफुल हो जाएंगे, तो कोल्ड वार चालू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब आपको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री की हर एक घटना दूसरे पार्ट से जुड़ी हुई है। अगर आप पहली घटना को अच्छे से समझ गए तो दूसरी घटना को उसी से ही समझ सकते हो कि इसमें आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हर काल को, हर पीरियड को, हर घटना को कंपेयर करो और उसको पहली घटना से जोड़ के पढ़ो, तब आप उसमें बेहतर तरीके से कर पाओ। अगर आप पढ़ रहे हो कि रशिया यूरोपियन क्रांति, अमेरिकन क्रांति पढ़ रहे हो, और उसको यदि आपने अमेरिकन क्रांति के बाद जो फ्रेंचियन क्रांति हुई है, अब फ्रेंचियन क्रांति और अमेरिकन क्रांति को आप जोड़ नहीं पाओ तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दोगे, ठीक है ना। अगर आपने फ्रेंचियन रेवोल्यूशन पढ़ा है, उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन होता है, उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, उसके इंडिया पे क्या इफेक्ट है उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपका मामला अधूरा रहेगा। तो हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका है कि आपको हमेशा हर घटना के पीछे उसके क्या कारण है, क्या घटना घटित हुई और वो क्या उसका इफेक्ट है आगे, तो पहली घटना दूसरी घटना को इफेक्ट करेगी, तो कनेक्ट करते हुए पढ़ना है आपको हमेशा। आप बहुत बेहतर तरीके से उसमें कर पाओगे। सिलेबस को भी आप देखोगे तो इसी तरीके से आपका यूपीएससी का सिलेबस बनाया हुआ है और उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप एंसेंट हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री तो क्या है कि डेवलपमेंट है, हर युग में हर काल में डेवलपमेंट बताया गया है, और डेवलपमेंट पढ़ने के लिए तो आपको पता है कि आगे का डेवलपमेंट पीछे की घटना से जरूर जुड़ा होगा। तो हिस्ट्री के अंतर्गत ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होंगी। और इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री को आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन की भावना से ज़्यादा पढ़ो। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री की ज़्यादातर घटना है वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार की घटना हो रही हो,
चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में जो घटनाएं हो रही हो, ये सारी आपकी उसी से ही जुड़ी हुई मिलेंगी। तो थोड़ा समझ के स्टार्ट करो, सिलेबस को जोड़ के करो, और इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखो कि वर्तमान में भी क्या ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है ना? ये सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पर तो हो ही जाता रहता, पर कोई कोई क्वेश्चन होता है एक्चुअली नहीं हो पाता रहता है, इसी वजह से नहीं, लगता एक है आध दो शायद क्वेश्चन तो हो वर्ल्ड सकते हैं, कुछ हिस्ट्री। क्वेश्चन थोड़ा यूनिक होते हैं, उनमें थोड़ा यूनिक सोचना पड़ता है। ठीक है ना? एक दो क्वेश्चन में थोड़ा स्पेशल सोचना पड़ता है, लेकिन उसको जब आप प्रैक्टिस के दौरान फाइंड आउट करो कि क्या कमी है जो मैं इसको कर नहीं पा रहा, क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशन कम है, क्या मैंने पढ़ा नहीं, क्या मैं इसको सही से जोड़ नहीं पाया, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख के ही करनी है। ठीक है? और सर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है ना, हम्म। जीएस पेपर 1 का सबसे पहला ही पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, और एक मतलब कि हिस्ट्री में भी है एंसेंट, वो दोनों मिलता जुलता है, मतलब सिलेबस मिल रहा है। तो मतलब एंसेंट इसको कंप्लीट कर लेने के बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बन जाता है। और मैंने एनसीईआरटी का मतलब 11th का फाइन आर्ट का एक बुक आता है आर्ट एंड कल्चर का ना, वो मैंने पढ़ी है। तो क्या एक नितिन सिंघानिया का बुक आता है, क्या वो पढ़ना जरूरी होगा या नहीं? कोई बुक, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कई बार आपको ये चीज़ बोलता हूँ, कोई बुक पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ एग्जाम देते टाइम ये ध्यान रखना है कि मुझे सिलेबस का जो पार्ट पूछा गया है, अगर वो पार्ट मेरी एक्स किताब से कंप्लीट हो चुका है तो मैं एक्स ही पढ़ूंगा, चाहे किसी ने बाई पढ़ के सिलेक्शन लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हो सकता है कोई चीज़ छूट रही है तो आप दूसरी बुक की, नितिन सिंघानिया की या कोई और बुक की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको उस बुक की हेल्प लेनी है। ठीक है मैडम? कोई कंपलसरी नहीं है ओके आप किसी बुक की हेल्प लो। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं उनका एक बार देख लेता हूँ। शायद एक तो इसमें है, एक तो अनुराधा कुमारी जुड़ी हुई है। अनुराधा कुमारी जी, सर आप अपना ऑप्शनल का आंसर राइटिंग शेयर करें, हमको आइडिया मिल जाएगा आंसर स्ट्रक्चर करने में। हाँ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको मैं शेयर कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन हो आपका अनुराधा कुमारी जी? हाँ सर, प्लीज सजेस्ट हाउ टू रिवाइज ऑप्शनल स्पेशली सेकंड पेपर विच इज डायनेमिक, एंड प्लीज आप अपने ऑप्शनल के आंसर राइट। देखो एक बात बताओ, जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का इनमें से हो, कोई का नहीं हो, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में बताओ। ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर का सभी अपने अपने क्वेश्चन तो तैयार रखो और वहाँ पूछ लेना, लेकिन मैं अभी इसको बता रहा हूँ। पीएसआईआर 2 ऑप्शनल पेपर है। आपको जिसने पूछा है उसको आवाज़ आ रही है मेरी? वो अलर्ट है इस क्वेश्चन के बारे में? एक बार मुझे इंटीमेट कर दें, अदरवाइज अगर वो वापस बाद में आए तो हम उसको उसी हिसाब से क्वेश्चन करें। ओके, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर 2 आपका है वो बहुत ही डायनेमिक ही नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है पीएसआईआर का। उसमें एक पार्ट होता है आपकी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, और दूसरा पार्ट होता है उनका एप्लीकेशन इन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति में उनका एप्लीकेशन। अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है अच्छे से समझ के, तो कोशिश करो उनको फॉरेन पॉलिसी में एप्लीकेशन करो। चाहे आप गेम थ्योरी पढ़ी है तो गेम थ्योरी को एप्लीकेशन करो इंडिया चाइना की रिलेशन में, चिकन गेम वाली जो भी थ्योरी है। या आपने थ्योरी के अंतर्गत ये पूरी तरह पढ़ा है कि आदर्शवादी कॉन्सेप्ट क्या है, यथार्थवादी कॉन्सेप्ट क्या है ना, और नव यथार्थवाद क्या है, मार्क्सवादी क्या कहते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन वाला, अब मार्क्सवाद अगर आपने पढ़ा है और एप्लीकेशन वाला पार्ट में अगर WTO पढ़ रहे हो, उसमें उसको कनेक्ट करो। अभी G20 के अंतर्गत जो रिलेशन चल रहे हैं उनको कनेक्ट करो, एप्लीकेशन करो, है ना। अभी जो विकासशील देशों की अपनी बातें हैं, पर्यावरण के मुद्दे पर चल रही है, इनको एक दूसरे से उससे कनेक्ट करो। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट को अगर आप एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें ध्यान रखना पीएसआईआर पार्ट के जो सेकंड पेपर है उसका पहला पार्ट आपकी थ्योरी है और सेकंड एप्लीकेशन है। अगर आपने थ्योरी को समझने के लिए एप्लीकेशन को यूज किया तो आपको बहुत अच्छे से उसका यूज करिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और बहुत अच्छा फर्स्ट पेपर से अच्छे नंबर ला सकते हो आप पेपर सेकंड में, क्योंकि पेपर सेकंड एकदम प्रैक्टिकल और एकदम एप्लीकेशन बेस्ड होगा, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। तो इस चीज़ को ध्यान रखो आप। और आपको आईआर में सारी चीज़ें मैंने कुछ नोट्स शेयर किए हैं, वो बेसिकली आपके इसी से रिलेटेड है, पेपर 2 से रिलेटेड, तो उनको आप देख सकते हो कि आपको एक एक चीज़ें उस चीज़ से जुड़ी हुई चाहिए। अगर आपको और एक दो क्वेश्चन हम आपके साथ आंसर राइटिंग भी शेयर करेंगे पीएसआईआर के अंदर, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हो, तो वहाँ से भी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बट अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप क्वेश्चन को वहाँ भी पूछ सकते हो हमारे,
टेलीग्राम चैनल पर कि अगर सर मैं इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना चाहता तो नहीं हुआ तो कैसे करें, तो वहाँ आपको इजीली उसके बारे में हम बता देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का पूछिए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर एक्चुअली मैं 2024 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी स्टार्ट कर रही हूँ। यस मैम। तो सर एक्चुअली घर पे अकेले गांव में यार इन्वायरमेंट थोड़ा इशू, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कैसे करूँ। एनसीईआरटी वगैरह तो ले लिया है सर, मैंने स्टडी भी स्टार्ट कर लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे करें अब। देखो सबसे पहले तो आपको 2024 की देंगे। सबसे पहले देखो, एक तो आप यूपीएससी एग्जाम देना चाह रहे हो, सबसे पहले थोड़ा सिलेबस को पता होना चाहिए आपको, और उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करो। सबसे पहला काम ये करो, ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो नॉर्मली बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, है ना। आपको सबसे पहला काम करना है कि सिलेबस को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ समझना है। ये आपने काम किया मैडम, स्टार्ट किया? नो सर, पहला नो काम सर। ये है। एक्चुअली सर जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ बुक बुक मिलता ही नहीं, अरे मार्केट मैडम देखेंगे आपको बट। सारी पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, आपको बुक खरीदने की क्या जरूरत है। नॉर्मली ओके, क्या है कि किसी की कॉपीराइट वाली बुक होती है वो हम शेयर नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन जैसे पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको तो हम शेयर कर सकते हैं, और बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या है कि बुक है, बुक तो आप ऑनलाइन ही मंगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमने सेलेक्टेड ही बुक बताई, एनसीईआरटीज हमने आपको शेयर कर दिए, है ना, कि आपको कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। हमारी ओर से जितने हमारे पास नोट्स अवेलेबल थे वो भी हमने आपको शेयर कर दिए। रही बात बुक्स की, बुक्स पे कॉपीराइट लग जाती है, ठीक है ना। बुक्स को इसलिए हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर नहीं कर सकते, तो आप बुक्स तो मंगा सकते हो। एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने भी शेयर कर देंगे या आपको गूगल से मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके। सिलेबस आपको गूगल से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात हाँ, नहीं है चीज। डाउनलोड किया हुआ है मैंने, एक बार रीड किया हुआ है। रीड नहीं करना, एक बार से काम नहीं चलेगा। रीड करना एक अलग बात होती है, उसको समझना। अब इसको समझना कैसे है, इसके लिए मैंने कुछ वीडियो बनाए। मैं पूरा पेपर तो आपको नहीं समझा पाया, चारों पेपर, लेकिन जैसे मैंने पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री को, कल्चर को और ज्योग्राफी को, इन तीनों को बहुत बेहतर तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करते हुए बताया। तो आप एक बार वो वीडियो देखो, और उससे सबसे पहला काम करो, पेपर को, यूपीएससी को समझो, यूपीएससी की मांग क्या है। अगर आप एक बार समझ गए कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या मांग है, तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैडम के द्वारा हमारे जो वीडियो दिए गए हैं आपको एनसीईआरटी के, उनको समझो कि वहाँ कितनी चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं। उस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ो। छठी क्लास की एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, और ये मत सोचो कि मैं गाँव में हूँ, खाऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में बैठने वाला भी वही पढ़ता है, जो अच्छे पढ़ने वाला तो दिल्ली बैठो, चाहे कहीं घर बैठ के पढ़ सकते हो, पढ़ने वाला कहीं पढ़ सकता है। और हमने ये चैनल बनाया इसलिए कि आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। दिल्ली में तो आपके पास इतने प्लेटफॉर्म है कि आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो इसलिए कितना चाहते हैं कि आप घर बैठ के ही ये चीज़ें कर लें, और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछिए। डिस्ट्रैक्शन है क्या कभी डिस्ट्रैक्शन? सर, कभी यूट्यूब पे सर्च करो तो कभी ये मिलता है, कभी दूसरा, कभी कोई दूसरा कुछ बताता है, कभी कोई दूसरा कुछ बताता है। देखो सबसे बड़ी बात है, मैं क्या बता रहा हूँ या कोई और क्या बता रहा है, इसको छोड़ो। सबसे पहला काम करो, ये तो जरूरी है कि सबसे पहला जिस एग्जाम को हम देना चाहते हैं उसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए, और ये समझ करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस से जाओ। उसके बाद आप डिमांड समझ जाओगे यूपीएससी की, तो जो कोई बताने वाले की चीज़ आपके लिए हेल्प लग रही है उसको पढ़ो, अदरवाइज दूसरे को स्किप कर दो। अगर हमारी कोई चीज़ आपको हेल्प लग रही है तो हमारी चीज़ पढ़ो, नहीं लग रही तो उसको स्किप कर दो। यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यूट्यूब का यूज करना कैसे है कि अगर आप सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग पहले समझ गए एक बार आप, तो फिर आपको पॉइंट उठाना है, टॉपिक उठाना है कि मुझे पहले पॉलिटी का ये टॉपिक पढ़ना है। अब उस टॉपिक को पहले बुक से पढ़ो जो हमने आपको बताई है, एनसीईआरटी पढ़ो जो बताई, और उसके साथ अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको देखो। उससे ज़्यादा मत देखो दूसरी वीडियो को, एक वीडियो देखो उसको। ये बेकाम का मोटिवेशनल बेकाम की चीज़ें हैं, ये किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, ऐसी चीज़ों से ज़्यादा गो थ्रू नहीं होना है। आपको बस अपनी ज़रूरत देखनी है कि मेरी क्या ज़रूरत है, उतना ही उसको यूज करना है, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। तो पहला काम ओके करो, ये समझो, और इसको विद इन 2 वीक में आपको अच्छे से समझना है। चारों पेपर जीएस के, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्री के और मेंस के, और इसके अलावा आपको काम करना है एक और, आपको आपके ऑप्शनल को भी ऑप्शनल को भी समझना है, फिर आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है। तो पहला काम है डिमांड क्या है, इसको समझना है, ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते पूल, कैसे हो, बताइए। बढ़िया सर।
सर मैं हिंदी मीडियम से सर बिगिनर हूँ मैं। अरे हम भी सर हिंदी हिंदी मीडियम से मीडियम ही सर हैं, इतना घबराओ मत, बिगनर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। सर सर मैं इंग्लिश मीडियम तैयारी करना चाहता हूँ, क्यों? हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हो? हाँ हाँ। किसने कहा कि हमें इंग्लिश में ही तैयारी करनी चाहिए? नहीं कहा मैं आपकी कंफर्टेबल कहा लैंग्वेज कौन सी मुझे बताओ, हिंदी कंफर्टेबल है सर या मैं इंग्लिश तो वैसे, इंग्लिश? नहीं सर वैसे तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ा लिखा हूँ सर मैं, हाँ तो हिंदी से ही बीए पढ़ो। भी हिंदी। हाँ सर। जो चीज़ आप पिछले 20 साल से 22 साल से पढ़ते आ रहे हो उसी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। और यूपीएससी लैंग्वेज चेक नहीं करती कि आप किस लैंग्वेज के कैंडिडेट हो, वो आपकी समझ को चेक करती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूपीएससी की मांग के अकॉर्डिंग। हिंदी मीडियम की कॉपी हिंदी मीडियम का ही चेक करता है, हिंदी में पेपर आता है, हिंदी में ही लिखना पड़ता है, और हिंदी मीडियम का टीचर ही उसको चेक करेगा। वहाँ कोई फ़र्क नहीं ठीक पड़ता है। कि आप किस मीडियम के स्टूडेंट हो। ये थोड़ी बहुत हमारी कुछ चीज़ें होती है जो हमें इस तरीके का एक इन्वायरमेंटल मिल जाता है कि देखो मैं मान लें फॉर एग्जांपल, मैंने अपना मान लें पहला अटैम्प्ट दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ठीक बहुत है। तैयारी करने के बाद, तो फिर मुझे कोई पूछेगा क्यों नहीं हुआ, तो मैं अपनी कमी को ना देख करके मैं ब्लेम नहीं कर बता दूंगा कि मेरी नहीं लैंग्वेज बताऊंगा। की कमी थी। ठीक है ना? ठीक बाकी है। आपको पता है कि हिंदी मीडियम वालों का भी सिलेक्शन होता है। अब फिर आपके सामने क्वेश्चन आता होगा अरे हिंदी मीडियम के कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, तो आप ये भी बताओ कि हिंदी मीडियम के अपियर भी कितने होते हैं, जितने अपियर होते हैं उस परसेंटेज में हो जाता है। तो लैंग्वेज के ठीक। आधार पर मत करो। अब आप मैंने आपकी जैसे एक बताता हूँ, मेरा भी एक दोस्त था उसने उसकी पहले हिंदी भी अच्छी थी और इंग्लिश भी अच्छी थी, लेकिन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हिंदी आती है। ठीक है ना? वो इंग्लिश से अपियर होने की कोशिश की, उसको 2 अटेम्प्ट हो गए, उस पर ना तो इंग्लिश में रहा वो अच्छा और ना हिंदी में अच्छा रहा, क्योंकि जब आप हिंदी को छोड़ के भी इंग्लिश में चले जाओगे तो एक टाइम के बाद आप हिंदी की लैंग्वेज भी ढीली हो जाएगी आपकी। तो ऐसा ठीक है नहीं है, सर। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में एग्जाम दो, क्योंकि मैं हिंदी में कपट है सर। हाँ तो हिंदी से दो। कोई क्या कहता है छोड़ो, किसने कहा कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम वालों का नहीं हुआ यूपीएससी में, हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन हुआ। इस बार तो हिंदी मीडियम वालों ने और धमाल मचा दिया 2021 में तो। ठीक है हाँ ना? जी सर। तो ऐसा लैंग्वेज में फर्क नहीं पड़ता, बस यह कि थोड़े रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज तो आपको पता है आजकल वो भी अवेलेबल है, गूगल सब कुछ कर देता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चेंज मत करना, अगर आप कंफर्टेबल हिंदी है ठीक तो ठीक। हिंदी के ही साथ करो, इंग्लिश हिंदी में में। मत जाओ। ठीक है? थैंक यू सर। नेक्स्ट। लगता है हम लेट हो गए तो लोग सो गए जल्दी। गुड इवनिंग सर। यस मैम। सर मैंने अभी तक जितनी भी प्रेपरेशन की है वो मैंने पीसीएस यूपी पीसीएस के हिसाब से की है, और मैंने इस बार उसका मेंस भी लिखा था, लेकिन सर मेरा यूपीएससी में 2023 का पहला अटेम्प्ट है। यस मैम। तो सर मुझे प्रीलिम्स के लिए ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जैसे, क्योंकि स्टेट पीसीएस के लिए हम लोग घटना चक्र को ज्यादा मैंने Yes, प्रीफर किया था, तो उस बेसिस पे ही मेरी नॉलेज है, यस मैम। फैक्चुअल बेस्ड। तो सर मैं प्रीलिम्स को फिर यूपीएससी को कैसे टैकल करूं, वो मुझे आप प्लीज बताइए। देखो यूपीएससी में ये बात तो सही बात है, आप थोड़ा सा यूपी पीसीएस थोड़ा फैक्चुअलिटी बेस ज़्यादा हो जाती है और यूपीएससी बिल्कुल। थोड़ा सा आपसे कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिमांड करेगी, है ना? लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो यूपी पीसीएस की दी है ना, उसका मतलब ये नहीं, उसके उसके आपके एक पावरफुल प्लस पॉइंट आपके है कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है ना? तो आपको एक तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बस ये है कि आपने जैसे घटना चक्र वगैरह से पढ़ा है, तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही घटना चक्र में पढ़े होंगे या बल्लाना क्वेश्चन या जो भी पढ़े होंगे, फैक्ट तो आपके पास मुझे पता है अवेलेबल अच्छे से। अब आपको काम करना है कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट पे। तो आपको जैसे देखो अब मैं बोलूँ कि अचानक आपका सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए तो इतना आसान नहीं, लेकिन आपने देखो मेंस दी है यूपी पीसीएस की, तो आपके पास कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अवेलेबल हो। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आप मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास कम पाउंड है, वैसे कुछ नहीं है। आपको अब क्या करना है, आपको अब सबसे पहला काम तो एक करना है, 2023 की अगर देनी है आपको, तो सबसे पहला काम यह है कि एक तो टेस्ट सीरीज दो मैडम, आप वीक में 2 टेस्ट दो। ठीक है ना? वो टेस्टों के जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका वहीं से पता लग जाएगा, हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है ना? एक काम तो करना है टेस्ट देने, सेकंड काम करना है आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। जैसे आप पॉलिटी आपने पढ़ रखी है, और पॉलिटी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे वहाँ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से गो थ्रू होना पड़ेगा। जब वो क्वेश्चन आपको सॉल्व ना हो तो घबराना नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सॉल्यूशन। आपको एक बार जैसे हमारे वीडियोस हमने, अगर आपको टाइम मिले एक बार हमारे जैसे पॉलिटी के लिए 30 वीडियो हमने बनाए, उनसे एक बार आप गो थ्रू हो जाओ, आपका सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट। आप क्योंकि फैक्ट आपके पास अवेलेबल है ही, आपको चाहिए कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। आज जैसे हमने वीडियो में पॉलिटी पढ़ाई बहुत अच्छे से चीज़ें कवर करवाई है,
तो वहाँ से अगर आप पढ़ लो, एक बार से गो थ्रू हो जाओगे तो आप इजीली आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट पॉलिटी को पूरा समझ जाओगे। पॉलिटी के 20 क्वेश्चन प्री में आते हैं, उसको आप जी इजीली 20 में से 18-15 क्वेश्चन है उनको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अभी आपको देखो टेस्ट देना है 2 वीक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, और ठीक है कुछ ऐसे टॉपिक जैसे साइंस टेक वाला टॉपिक है, एनवायरमेंटल वाला टॉपिक है, इनको बेसिक से एक बार पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है स्टेट पीसीएस में आपने इतना ज़्यादा इन पे फोकस नहीं किया, ठीक है ना। जी क्योंकि स्टेट पीसीएस साइंस टेक की बजाय जनरल साइंस पूछती है, ठीक है ना। अब यूपीएससी आपसे साइंस टेक पूछेगी और वो भी एप्लीकेशन बेस। तो आपको जनरल साइंस, पहले साइंस टेक बेसिक पढ़ो, उसका एप्लीकेशन अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे अपने आप एप्लीकेशन आ जाएगा, करंट में पढ़ोगे एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, घबराना नहीं है, इन्फॉर्मेशन है आपको। जैसे हमारे विजन की मंथली मैगजीन है, उनको सुनो, उनको देखो, उनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहीं आ जाएगी। और टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी के, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ जाएगी आपके पास। और अगर इसके बाद कोई टॉपिक आपको कमज़ोर है तो उसके आप वीडियो देख सकते हो कि भाई इसको कैसे क्लियर किया जाए, ठीक है ना। तो यूपीएससी की, यूपीपीसीएस और यूपीएससी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बस ये है कि थोड़ी थिंकिंग है और सोच है, उसको और आगे ले जाना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। सर ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन और था, कुछ लोग कहते हैं कि दिशा या फिर दृष्टि की सब्जेक्ट वाइज बुक आती हैं, तो सर क्या वो लेना जरूरी है, या फिर जो मैं बेसिक बुक से और पीवाईक्यू जो आप बता रहे हैं बस उस हिसाब देखो, से कर लूँ तो ऐसा सफिशिएंट कुछ रहेगा? नहीं है कि आपको किसी स्पेशल बुक पढ़नी है। जैसे मान लें एनवायरमेंटल का ये बुक है, मैंने अभी आपको देखा, एनवायरमेंटल की बुक चाहो तो मैं बिल्कुल ना पढ़ूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एनवायरमेंटल मेरा बेसिक से ही पता है, तैयार है। अब मुझे करंट पढ़ के मैं काम चला लूँगा, इस बुक को क्यों पढ़ूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि आपको कोई फिक्स बुक पढ़नी ही चाहिए। आपको यह है कि जी देखो, हो सकता है कोई व्यक्ति कई बार मॉडर्न हिस्ट्री है वो तमिलनाडु बोर्ड से कंप्लीट करता है, उसकी एनसीईआरटी से, कोई व्यक्ति उसको हमारी एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेता है, और कोई उसको स्पेक्ट्रम से कंप्लीट कर लेता है। देखो किसी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वो उन बुकों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो एक बार उसको पढ़ सकते हैं, और अगर आप जिनको यूज कर रहे हैं अगर उनसे क्लियर हो रहा है तो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना एक ही चीज़ को है, अब समय इतना नहीं है कि आप सब में घूमते फिरो, बिल्कुल जी सर, ठीक है ना। और आराम से हो जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे 2024 का जी प्री देना है जी, कब देना है? और 2024 में जी। 24 में? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। तो जी मैगजीन कब से शुरू करूँ मैं सर? मैगजीन अभी मत करो। अभी देखो, मैगजीन पढ़ने के लिए मैं आप सभी को बताता हूँ, ये हमारे मन में रहता है कि मुझे विजन की मंथली मैगजीन चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, सबसे पहला करंट को तब स्टार्ट करो पढ़ना जब आपको कम से कम 70 से 80% बेसिक तैयार हो। ठीक है। लेकिन हमारी गलती क्या होती है, डायरेक्टली करंट पे पहुंचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आपको बहुत इजी रहेगा। अगर आप डायरेक्टली करंट पे जाओगे तो आप उतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है और फिर करंट पे जाओगे, आपको सारी करंट इजी लगेगी। तो पहले आप बेसिक पढ़ो। नॉर्मली अगर 2024 के लिए देनी है तो नॉर्मली हम मई 2023 से पढ़ते हैं, तो वो तो अभी बाद में सोचना, अभी तो आप बेसिक को पढ़ो, ठीक है ना। ठीक। और कोई ठीक है क्वेश्चन हरविंदर जी? सर न्यूज़पेपर पढ़े द हिंदू सर उसका? अरे कॉन्सेप्ट पढ़ो यार, अखबार बाद में पढ़ना, पहले आपका बेसिक तैयारी कर लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो सर और अगर आदत है तो अखबार तो वैसे आधे घंटे के लिए पढ़ लिया करो, घटनाओं से बारे में पता लगता है, ठीक है ना। सर एनसीईआरटी ना मैं 10 महीने से पढ़ रहा हूँ सर, 10 महीने से एनसीईआरटी। क्या पढ़ पाओ 10 महीने में? 10 महीने में तो सिलेबस खत्म हो जाता है। एनसीईआरटी सर नोट्स बनाए सर उसके, धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, हाँ उनकी वीडियो देख के सर हाँ हाँ। शुरू पहले। तो क्या फायदा मिला कुछ? कितना आपका लगा आपको कि मैंने कुछ किया कवर? लेकिन आपने एनसीईआरटी पढ़ने से पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हुए? हाँ जी देखे सर अच्छे उसकी। समझे? हाँ जी क्वेश्चन समझे सर। तो आपको पता लग गया कि एनसीईआरटी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्किप करना है? जी सर पता है सर। तो आपने उस हिसाब से नोट्स बनाए होंगे। हाँ जी उसके बिल्कुल। बाद कुछ आंसर राइटिंग करी आपने? आंसर राइटिंग तो सर कम करिए सर, विषय वो करी नहीं। करो, एक एक क्वेश्चन तो आंसर राइटिंग के डेली लिखा करो, एक क्वेश्चन तो लिखा ही करो कम से कम, ठीक सर। ठीक है ना। हाँ और जी। अब जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो अब थोड़ा सा आपको सिलेबस वाइज थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड बुक और एक क्लास नोट्स किसी भी कोचिंग के ले सकते हो आप, और उनको और आपके साथ में आपके एनसीईआरटी के जो नोट्स है उनको साथ में रखते हुए टॉपिक बाय टॉपिक अब अपना सिलेबस खत्म करो जल्दी, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट।
लगता है लेट हो गए, लोग सुस्ता रहे हैं यार। आप लोग क्या यूपीएससी आईएएस बनना चाह रहे हो और इतना डिले कैसे पड़ गए? हेलो, हाँ क्वेश्चन है आप सर में से किसी और का? आकाश तिवारी जी आपका? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे ना बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है सर। अरे आप बोलने में दिक्कत होती है, ज़्यादा बोलो, अपने आप दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है ना। और ये मत सोचो कि अगला वाला मैं बोलूंगा तो अगले वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। आपको तो बस हाँ जी, बोलना है, जो सोचे उसकी कमी हो तो, ठीक है सर। ठीक है ना, अपनी कोई कमी नहीं है, हेलो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, ठीक है। हेलो हाँ हेलो, सर हाँ जी। लेखपाल जी बोलिए। सर जी मैं 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहता हूँ। यस। सर मैंने दिक्कत सर मेरी सी है सर, मैं बीएड कर रहा हूँ, मैंने इसी साल एडमिशन लिया है, फिर छोड़ने का दिल कर रहा है इसको क्योंकि वो बीएड को? टाइम। हाँ सर। हाँ बीएड में टाइम आपसे लेक्चर टाइम में। वगैरह काफ़ी चीज़ें आपसे ली जाती होगी, मतलब आपको काफ़ी हाँ सर, प्रोजेक्ट टाइम में दिए दिक्कत जाते कर हैं, रहा है ना वो। हैं? टाइम में बहुत दिक्कत करेगा, और पेपर आजकल तो टाइम उन्होंने भी खराब फिंगरप्रिंट करेगा। बायोमेट्रिक वाली प्रेजेंट लगा दी है। हाँ 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 सर। वो वाला भी नहीं है आपके सर, पास कि आप स्किप कर सकें? सर मेरे एज सर 23 हो जाएगी सर, 23 मई तक हो जाएगी सर। 23 दिक्कत है मई सर बहुत 2023 ज्यादा। तक आपकी बीएड हो जाएगी या 23 मई 2024 में बीएड होगी? 24 में होगी सर बीएड मेरी। एज हो जाएगी सर मेरी 23, अच्छा, 2 मई तक। नहीं तो यार एक काम करो, बीएड तो देखो छोड़ो तो मत। हम्म अगर आप पहले हाँ जी सर काम को ध्यान बताइए। रखना, आपको यूपीएससी ही करना है, 1 साल की तो आपकी यूपीएससी बीएड करना है कंप्लीट सर। हो गई होगी। नहीं सर, इसी साल एडमिशन लिया है ना सर मैंने। अच्छा अच्छा, तो आपको देना हाँ यूपीएससी है, हाँ सर, ये केवल ये देना है बस, केवल यही यूपीएससी देना और है। यूपीपीसीएस बस। तो इसी की अच्छे से तैयारी करो, बीएड को छोड़ो मत, तो उसको जो भी थोड़े थोड़े टाइम पे जो जो चीज़ कर सकें वो करके आ जाओ उसकी बस, ठीक है ना। बीएड में आपको क्या करना है, आपको रेगुलर जाना है, तो वहाँ जाके पढ़ना है, तो बस अपनी किताबें नहीं पढ़ो। रेगुलर तो सर नहीं जाना है सर। तो बस क्या दिक्कत है, बीएड चलती रहेगी, लास्ट टाइम पे उसकी एग्जाम दे के आ जाना। ठीक है ठीक आप तो उसको छोड़ो मत, उसको करो कंटिन्यू, लेकिन अपना टाइम ज़्यादा ठीक यूपीएससी पे दो, ठीक है। ठीक है ठीक सर, एक क्वेश्चन हमारा सर। हाँ सर एनसीईआरटी को कम से कम कितना टाइम देना सही रहेगा? तो एनसीईआरटी ऐसा नहीं कोई किताब के लिए आपको टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, इस किताब को इतना टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले, मैंने हर किसी से एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको 2024 में एग्जाम देनी है, सबसे पहले आपको हाँ जी सर। यूपीएससी का सिलेबस और उसके सिलेबस क्वेश्चनों के हाँ बारे सर में जी। समझ अच्छे से प्रीवियस होनी चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन हाँ जी सर जी। प्री और मेंस दोनों के, प्री और मेंस दोनों को हाँ सर अच्छे जी। से समझ होनी चाहिए। बिना अंडरस्टैंडिंग के आप डायरेक्टली सर कोई बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, उसका ज़्यादा यूज नहीं कर पाओगे। सर सर ये मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन कितने कहाँ मिलेंगे, साइड में मिल जाएंगे सर क्या नहीं? हाँ मिल जाएंगे साइड में, आप गूगल पे सर्च करो, सब मिल जाता है गूगल पे, ठीक है ना। तो इन पहला काम ये ठीक है करो, ठीक। फिर हाँ, और नेक्स्ट फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ठीक सर। ठीक है ना। ओके सर। और टाइम ऐसा नहीं है, जिस धन्यवाद। दिन आप, हो सकता है कई लोगों की ऐसी होती है कोई एक दिन में एक एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती चीज़ें, वो आपको कितना का ज़रूरत है और कितना आप उनको कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करती ठीक है है, ठीक है ठीक ना। है सर। ठीक है, नेक्स्ट। धन्यवाद सर। ठीक ओके सर। अच्छा, एक संधाव जी ने पूछा है, चिराग जी पूछिए। हेलो सर। हाँ हाँ तिवारी जी। हेलो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन कैसे करूं। अच्छा अच्छा, एनवायरमेंटल तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, इतना घबरा क्यों रहे हो। देखो सर मैं अभी दृष्टि की बुक लेके आया तो सर उसमें काफ़ी मतलब 350 पेज हैं, तो मेरे को सोर्स भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब लोग बोलते हैं कि शंकर आईएएस की बुक ठीक है और हिंदी मीडियम में मतलब ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन सोर्स को देखो लेकर भी और कैसे सोर्स पढूं का मैं ये है कि इसको। अगर आप दृष्टि की पढ़ लोगे ना, तो एनवायरमेंटल के आने वाले, देखो पढ़ना एक अलग बात, उनका यूज कर लिया ना आपने इस बुक का, एनवायरमेंटल के इसको पढ़ लो और एक बार करंट की मंथली मैगजीन पढ़ लो, बस आपके एनवायरमेंटल के प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे। इतना घबराओ मत, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको शंकर आईएएस पढ़नी चाहिए। हाँ शंकर आईएएस में और सारी चीज़ें और ज़्यादा विस्तार दे सके, लेकिन दृष्टि ने काफ़ी चीज़ें को कवर की है, तो आपको इतना घबराना नहीं है। रही दृष्टि की बात 350 की, तो देखो 350 पेज आप कर रहे हो, आप मुझे ये बताओ स्पेक्ट्रम में कितने पेज होते हैं, पढ़ा है आपने स्पेक्ट्रम, देखा है यस सर पढ़ी हुई कितने है पेज है बिल्कुल। स्पेक्ट्रम में? यस सर वो थोड़ा इन्वायरमेंट थोड़ा टफ लगता है सर मुझे, नहीं इसलिए थोड़ा सा। एनवायरमेंटल टफ नहीं है बिल्कुल। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, यस सर। ज्योग्राफी पढ़ी है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा है, नो सर अभी नहीं पढ़ा था, ज्योग्राफी ज्योग्राफी की पढ़ी है सर ना, तो एनसीईआरटी पढ़ी हुई एनवायरमेंटल है का सर। ज़्यादातर पार्ट ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, पहली जी बात। जी। यस ठीक है सर। ना। दूसरी बात,
इसको हालांकि हम कुछ वीडियोज़ के थ्रू हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारे पास समय का अभाव है, अदरवाइज़ मैं तो इसको पूरा करवा ही देता। मैं भी इसको अभी पढ़ रहा था, इस बुक को मैंने पहले भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं इसको। बहुत ईजी बुक है, बस इन्होंने एक इसमें यह है कि एक टॉपिक के साथ इतने इन्फॉर्मेशन डाल दी, कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि किसको इंपॉर्टेंट माने किसको नहीं माने, यस सर, यस है ना। तो लेकिन जी। आप क्या करना है कि सबसे पहले इससे एक बार पढ़ो, एक बार गो थ्रू होइए, और इसका एक हर बार आप पढ़ो कोई टॉपिक, उस टॉपिक का एक कीवर्ड होता है, उसको पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक है एनवायरमेंटल है, पहला एनवायरमेंटल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एनवायरमेंटल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी गई है, सारी चीज़ें एनवायरमेंटल के बारे में दिया गया है कि एनवायरमेंटल के बायोटेक, एबायोटेक, तीनों घटक, ऊर्जा घटक ये दिए गए हैं। फिर आपके एक बायोस्फीयर और बायोमो के बारे में दिया गया है, तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। बायोस्फीयर, अब बायोस्फीयर का मतलब क्या है वो आपको सबसे पहले पकड़ना है, और बायोम का मतलब क्या है। तो बायोस्फीयर और बायोम क्या है, तो क्लाइमेट बेस्ड है। एक तो बायोस्फीयर जहाँ पर जीवन संभव हो, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, तीनों जहाँ पर मिल जाए वो बायोमंडल, वो कौन सा हो जाता है आपका जैव मंडल। और बायोम जो क्लाइमेट बेस्ड हो, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट। तो जब आप इस चीज़ को समझ के पढ़ोगे ना, और थोड़ा सा इसको देखोगे प्रैक्टिकली, चाहे मैप में देखो, चाहे आपके प्रैक्टिकली एरिया, ज्योग्राफी के एरिया में देखो ये चीज़ कहाँ पर है, कैसे है, तो आपको इसको याद रखना बहुत आसान होगा। फिर इसी टॉपिक के प्रीवियस में क्वेश्चन कैसे पूछे, उस पर जाओ कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो ईजिली हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चिराग जी आपको भी अभी मौका दिया जाएगा, आपको बोलना है, ठीक है ना। तो ये काम करना है तिवारी जी आपको, कि ये इसको एक बार समझना, और इसी बुक को पढ़ लो, बस ज़्यादा मत जाओ, इसी को पढ़ लो एक बार, आपका काम चल जाएगा। तो सर इस बुक के जो भी सारे चैप्टर हैं वो सारे करने हैं मतलब एक बार, या मैं देखो कुछ इसको चैप्टर अगर मैं मैं छोड़ बताऊं सकता आपको, हूँ? इस बुक की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये बुक रखी है, तो अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में देखो जैव विविधता, भारत में जैव विविधता और जैव विविधता का संरक्षण, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। तो इसका 10, 11, 12 नंबर का टॉपिक है, आपका बिल्कुल सिलेबस का पार्ट है। तो 14 नंबर का टॉपिक इसमें दिया हुआ है भारत और उसकी जलवायु, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। जलवायु परिवर्तन के लिए संगठन, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ओजोन क्षरण, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। सतत कृषि, मृदा, पूरे सिलेबस के पार्ट है। अब हो सकता है सतत कृषि आपका इकोनॉमी में आ जाए, या ज्योग्राफी में आ जाए, या एनवायरमेंटल में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर कहीं ना कहीं। तो इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं हो। जैसे नवीनीकरण ऊर्जा, इसमें लास्ट टॉपिक दे रखा है, अगर आपने देखा होगा। अब नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर के यूपीएससी ने एक बार जीएस फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा है, एक बार इसने ऑप्शनल तक क्वेश्चन पूछा है इसमें, और एक बार जीएस 3 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से एक बार आप चीज़ें पढ़ लोगे ना, आपको एनवायरमेंटल की जो करंट आती है ना, उसमें से आधी चीज़ें स्किप करनी पड़ जाएगी। इसको एक बार पढ़ लिया। एनवायरमेंटल की जो मैगजीन्स आती है उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं उनको पढ़ने की, सब इसी में से आती है। तो इसका हर सिलेबस का इसका पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो एनवायरमेंटल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, हो सकता है वो आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, हो सकता है आपके इकोनॉमी में वो पार्ट आ जाए, लेकिन हर पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। थैंक यू सर। और इसको 2-3 बार पढ़ो एक बार अच्छे से जी ओके। और कोई Thank you, टॉपिक sir. अगर समझ में नहीं है तो उसका फोटो लो और हमारे साथ शेयर कर दो उसको, जी ओके सर। ठीक है ना। ओके ओके नेक्स्ट सर। हाँ, ये चिराग जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही। सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, आपका आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। पहले 2-3 अटेम्प्ट थे उसमें मेरा प्री नहीं हुआ था, तीसरे अटेम्प्ट में मेरा जीएस क्लियर हो गया था सर, बट मेरा सीसेट में रह गया था। लास्ट ईयर आपको पता है थोड़ा सीसेट बहुत टफ आया था, तो मेरा जीएस का स्कोर थोड़ा, मैं रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा स्कोर 85 था। मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, रिजर्व कैटेगरी से, तो जिसकी वजह से शायद हमारा मेरिट हमने देखा था तो 75 to 85 तक हमेशा रहता है, उससे ज्यादा अभी तक नहीं गया। 2016 में गया था। तो सर क्या 3-4 साल से पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस, तो सर अभी एग्जाम नजदीक आ रही है तो दिक्कत ये हो रही है कि सर पढ़ाई में मन उठ जाता है, कभी कभी पढ़ाई का पूरा दिन ऐसे चला जाता है कि सर पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्योंकि ऐसा सोचो ना कि चलो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, पता है लक्ष्मीकांत 15 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, मैम टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, और अब बैठे बैठे क्या कर रहे थे, मोबाइल बस यूज किए जा रहे हैं। आपके आईआर के वीडियो लेक्चर आ रहे हैं या फिर किसी भी तो आ रहे हैं, तो बस इसको देखे जा रहे हैं। अंदर से फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है, 4 महीने ही बचे, इस बार भी प्री नहीं हुआ, क्या होगा। तो सर ये पहले तो ये डिप्रेशन में वो जो फील हो जाता है, कभी कभी ये पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो सर ये कभी सभी के साथ होता है या फिर ये शायद मैं पहला केस हूँ? ये सभी के साथ होता है, नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि सर लास्ट 4 डेज से मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। सभी के साथ तो होता है, लेकिन सभी इसको हल्के में नहीं लेते इसके बाद,
क्योंकि जब आपने अपनी ज़िंदगी के 4 साल यूपीएससी को दे दिए, ठीक है ना, अपने ज़िंदगी के 4 साल, चाहे हो सकता है आपने 4 साल दिए हो, आपने पढ़ाई की होगी ना, तो ढंग से आप रिश्तेदारी में जा पाए होंगे ना, अपने ढंग से कोई एंजॉय कर पाया होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली दिया तो पढ़ाई में सर ही बहुत कुछ छोड़ा। है ना, बहुत कुछ अब हमको गिव अप करना पड़ता है इसमें। तो जब आपने इतना अरे चीज़ सर इतना इन्वेस्ट इसमें कर दिया है ना, तो फिर उसका जब समय आ चुका है कि अब इसका फल लिया जाए, लेकिन फल तब मिलेगा कि इसमें थोड़ा और इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट और दो। इसलिए सर अभी मैं पीवाईक्यू देख रहा हूँ, पीवाई के हर ऑप्शन पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। मैंने एनवायरमेंट के सारे स्पीसीज में सब, मुझे सर दिक्कत एक ही सब्जेक्ट में आ रही है, ज्यादा से ज्यादा टेंशन हो रहा है, वो हो रहा है एक साइंस का सर। मुझे एनवायरमेंट और सब्जेक्ट में, हाँ सर, क्योंकि वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि उसके पास मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है सर। कि जैसे हम किसी चीज में माने, जैसे आपका अभी पहले थोड़ी देर समझाया कि चलो दृष्टि आईएएस के एनवायरमेंट देख लो तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट हम ये कभी कभी साइंस में समझ ही नहीं पाते कि वो बेसिक कहाँ से पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स होता है, समझ ही नहीं पाते वो क्वेश्चन कहाँ से आया। साइंस एंड टेक में स्पेशली देखो सर, मुझे साइंस एंड टेक का समझा साइंस दीजिए टेक के कि अगर आपने उसके क्वेश्चन लिए मैं देखो क्या करूँ। प्रीवियस ईयर के प्री के, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे हाँ कि सर, कुछ नहीं आ रहा, डी लगा के आ जाओ, ठीक है ना। तो हाँ सर, वो पहले होता था सर, 2016 तक होता था सर। 2016 के बाद वो चेंज हो गया सर। अब आपको क्या करना है, देखो साइंस टेक में क्वेश्चन, एक तो सबसे पहले टॉपिक है आपके, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, वो तो आपको पता होना चाहिए। कुछ न्यू टॉपिक आते हैं वो आपके करंट में आते हैं, तो उसके लिए आप अगर विजन की मंथली मैगजीन या इनसाइट की मंथली मैगजीन या दृष्टि की मंथली मैगजीन, वो वाला पार्ट अगर पढ़ गए, वो वाला पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया, है ना। अब रही बात साइंस टाइप, आपको पता है कि साइंस टाइप का क्वेश्चन भी कैसे हो, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज इन्फॉर्मेशन है ना बहुत सारी, और आपका कॉमन सेंस यूज होता है, तो पहले के क्वेश्चन सॉल्व करना उसकी कोई बड़ी टफ वाली बात नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन, डेली लाइफ से जुड़े हुए पार्ट हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग पूछ लिया उसने। चाहे इस बार की अगर हम बात करें, इस बार की अगर मैं बात करूं, तो 2022 में उन्होंने साइंस टेक के जो क्वेश्चन पूछे, तो वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जिनको हम डेली अखबार में पढ़ते थे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कोई यूनिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो साइंस टेक में, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, जैसे वैक्सीन की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वैक्सीन काम कैसे करती है, ठीक है ना। एक तो वैक्सीन करती है कि हम बाहर से कोई चीज़ इनपुट करते हैं, एक वैक्सीन करती है कि हम वो अंदर की चीज़ को ही एक्टिवेट कर दें, दो तरीके होती है ना वैक्सीन का प्रोसेस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का। अब उसके आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्ट कॉमन सेंस से दे सकते हो सकता है आपने पढ़ा नहीं हो, लेकिन अगर बेसिक आपका अच्छे से तैयार है तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दोगे। इसलिए बिल्कुल एक बार बेसिक पढ़ लो, और बेसिक पढ़ने के लिए एक बार या तो कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, दृष्टि के पढ़ लो, किसी आपके पास तो अवेलेबल होंगे, किसी का भी पढ़ लो जिसने सारे सिलेबस को कवर किया जाता है चीज़ों को, और इसके बाद आप करेंटली मैगजीन से उसको फॉलो कर सकते। कभी कभी कहते हैं कि एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़नी चाहिए, तो क्या वो जरूरी है साइंस एंड 6 to 12 की? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी, देखो जरूर तो यूपीएससी नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है सर, ना मेरा मैंने मतलब नहीं कि जरूरी नहीं, मैंने कहने का कि वो इतनी कॉस्ट वैल्यू रखती है, जैसे हम जियोग्राफी हिस्ट्री देखते हैं तो उसकी इतनी कॉस्ट वैल्यू है कि शायद हम 6 to 12 पढ़े। और देखो एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, अगर कोई शुरू से ही साइंस पढ़ना चाहेगा, जैसे मान लो मैं ह्यूमैनिटी का कैंडिडेट हूँ और मुझे साइंस पढ़ना है थोड़ा सा बेसिकली, तो मैं शुरू से 6वीं से पढ़ूंगा तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना। अगर मुझे पता है कि मेरे जनरल साइंस मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट 11th-12th की पढ़ के ही मैं साइंस का काम चला सकता हूँ, समझ पा रहा हूँ डायरेक्टली। जैसे बायोलॉजी के पार्ट है तो मैं बायोलॉजी वाला कुछ टॉपिक है वो सेलेक्ट करके पढ़ सकता हूँ डायरेक्टली, कुछ फिजिक्स वाले पार्ट है तो फिजिक्स वाले डायरेक्टली पढ़ सकता हूँ, तो उस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 to 12 ही पढ़ना पड़ेगा, जो आपकी समझ के लिए और आपकी नीड के लिए क्या जरूरी है ना, उसी को ही आपको फोकस करना है। और रही बात आपके 3 अटेम्प्ट होने के बाद, ये बात सही है कि जैसे मेरे भी 3 अटेम्प्ट हो गए, और कई बार मुझे भी लगता है कि यार क्या पढ़े वही चीज़ होती है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि मुझे आप लोगों को बताना, और बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टेड होती है कि आप उसको वैल्यू एडिशन करें, क्योंकि जब आप 3 अटेम्प्ट दे चुके हो सकता है आपका 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन मत हुआ हो, लेकिन हमेशा आपको वैल्यू एडिशन पे फोकस करना चाहिए कि मुझे किस किस चीज़ पे काम करना है, मैंने पहले क्या कमी रह गई, अब क्या नया ऐड करूँ। और देखो जब आपने इतना बड़ा कंज्यूमिंग टाइम दिया कि मैंने 3 साल दे दिया, तो अब कोशिश करो कि मैं रैंक फर्स्ट टाइम ही मैं अगर मान लो पहुँचूँ, एक बार पहुँचूँ लेकिन आर पार निकल जाए, ठीक है ना। 3 अटेम्प्ट के बाद अगर किसी का चांस आपकी प्री पास और फिर आप मेंस में अटक गई, वो अच्छी बात नहीं है। सर लास्ट अटेम्प्ट में मेरा जेन्युइनली स्कोर बहुत हो जाता, बट दिक्कत क्या हुई कि सर थर्ड अटेम्प्ट था,
तो इतना मैं डर गया था कि एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम के पता नहीं इस अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी अभी 28 एज है, मैं ऑलरेडी 4 साल इसमें दे चुका हूँ, 1-2 साल में स्टेट पीएससी में दिया हूँ सपोज, तो मैं 5-6 साल से इस पूरे प्रोसेस में हूँ। नहीं तो लास्ट अटेम्प्ट था तो इतना मैं पैनिक हो चुका था कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व हो सकते थे, शायद आपको सोलो स्ट्रॉन्ग का पता हो, क्वेश्चन का 7 ऑप्शन थे, उसमें से क्या आता है क्या नहीं आता, जो उसमें था कि भाई सिंपल वो सुनामी नहीं आती है, हमें पता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही अर्थक्वेक होगा, सुई आई। बट सर मैं इतना पैनिक हो चुका था, मैं समझ नहीं पड़ा कि ये क्या आ गया। मैं बहुत सारे क्वेश्चन देखो सर ऐसे ये गलत सारी पूछ चीज चुके जो थे आप मैं। बोल रहे हो सबके साथ होती है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ स्पेशली आपके साथ होती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सर। देखो अब आपको उस एनवायरमेंटल को तो हैंडल करना ही पड़ेगा। ये तो सही बात है ये सर। तो वो कहते हैं कि वो आगे जैसे एक बार जल के निकलना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उस तक पहुंचना है। सर तो और ये सारी चीज़ें देखो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा अब जैसे बीच में आपने अगर बीच में मान लो पढ़ाई पहले अच्छी करी 2-3 साल और बीच में आपने थोड़ा हल्के में ले लिया, तो फिर आप में डी कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू सस्टेन रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर वही नहीं आ पा रही सर, मैं यार जेन्युइनली डेली कोशिश टाइम में जो वही आपने करना इतना चाहता टाइम दिया, तब आप डेली दो। अगर आपको लगता है लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो नई लक्ष्मीकांत लाके पढ़ो, एक बार पुरानी को हटा दो साइड में, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं कि पुरानी बुकों को मन लगता है कि ऐसी लग रही तो बुक ही बदल देते, ठीक है ना। आपको लगता है कि मैंने नोट्स बना दिए तो हटाओ सारे नोट्स को, फिर नए नोट्स बनाओ, तो आप पढ़ तो लोगे इस बहाने, उस चीज़ के लिए मेहनत तो करोगे। आप विजन के नोट्स बनाओ मंथली मैगजीन के डेली, ठीक है ना। हो सकता है हमारे वीडियो देखो, उसमें नई चीज़ ऐड मिले जो हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो कभी, उनके नोट्स मैं देखता हूँ सर आपके आईआर के, मैं वीडियो में मेरी आईआर के नोट्स थी ना, मैं हमेशा करंट से बनाता था, बट आपको भी जो 4 लेक्चर आया 4-5 लेक्चर वो स्टैटिक था, मैं स्टैटिक दे रहा हूँ, वरना जब मैं जनरली मैं आईआर को मैं हमेशा करंट पे ही रखता था। मैं प्रीवियस ईयर मैंने जो सॉल्व किए थे पेपर, उस वजह से मुझे लगता था कि नहीं करंट से हो जाते हैं क्वेश्चन, देखो करंट तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देती है, करंट से सॉल्व नहीं होते हैं क्वेश्चन, और करंट से आप सॉल्व करोगे ना तो 50 में से आप 20-25 नंबर तक ही पहुंच पाओगे, 30-35 तक नहीं पहुंचोगे, ठीक है ना। जैसे I2U2 आया है तो मैं लोग सोचते हैं कि सर मेंस की करंट बात का, कर रहा हूँ। इस बार I2U2 आया था तो लोग बोलते हैं सर करंट का सवाल है, उसकी असली कहानी बैकग्राउंड में पहले स्टैटिक में थी, करंट तो एक घटना बता दी उन्होंने, ठीक है ना। तो IR पूरा हाँ सर बेस्ड ऑन सही बात है, कॉन्सेप्ट होता है। यानी आपके जो दिया उसके बाद जो देखने का जो पर्पस था वो ठीक चेंज हुआ है, चलो चिराग जी, जेन्युइनली कोई चेंज और भी हुआ है। क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछना है ना, ठीक है। पक्का नेक्स्ट पक्का सर, लोग, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट। नमस्कार सर। हाँ हाँ सर तजिंदर जी आपने जैसे पूछिए। कि बताया, हाँ हाँ जी जी सर, हाँ जैसे कि आपने बताया हम पहले एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से चलेंगे और हमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह की पढ़ लेने चाहिए। तो सर जो कोचिंग नोट्स हैं वो क्या वैल्यू एडिशन करेंगे हमारी? हाँ देखो मैं बताता हूँ कोचिंग नोट्स का फायदा मैं क्यों बोलता हूँ, ठीक है ना। जी जैसे देखो बुक्स है तो कोई राइटर अपनी बुक इसलिए नहीं लिखता कि उसको केवल और केवल यूपीएससी के लिए ही पढ़ा जाए, ठीक है ना। वो चाहता है कि मेरी बुक यूजीसी नेट वाला भी पढ़ ले, जीआरएफ वाला भी पढ़ ले, टीचर वाला भी पढ़ ले अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है ना। और कोचिंग के जो नोट्स हैं वो सिर्फ स्पेशली यूपीएससी के लिए बनाए गए होते। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे सबसे बड़ी बात है कि अगर मुझे कोई टॉपिक में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी है, अगर एक तो मैं सेल्फ लेवल पे उसका इंपॉर्टेंट निकाल लूँ तो अच्छी बात है, लेकिन कोचिंग के नोट्स मुझे एक डायरेक्शन देते हैं किसी टॉपिक के बारे में कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, वहाँ से कोचिंग के नोट्स आपको हेल्प करेंगे। सेकंड चीज़, बुक आपको क्या करेगी उसी में ही वैल्यू एडिशन, आपको पता है कि कोचिंग के नोट्स में से कोई चीज़ आपको कवर नहीं आ रही और आपके सिलेबस का पार्ट है, उसको डिटेल से पढ़ने के लिए आप उस बुक को फॉलो करो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उस बुक के हर पेज को फॉलो करना है, कई बार लोग बुक की सिर्फ सहायता लेनी होती है, नोट्स आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे, डायरेक्शन दे देंगे और एनसीईआरटी आपका बेसिक डेवलप कर देंगी और फिर इन सबको एक तरह से मिलाते हुए अपने नोट्स बनाओ एक तरह से मिक्स करके, तब आप इनका फ़ायदा उठा पाओगे। तो मैं कोचिंग के नोट्स की इसलिए बोलता हूँ वो एक आपको डायरेक्शंस दे देते हैं क्योंकि सेलेक्टेड होते हैं, समझे आप। जी सर, मतलब सर हमें जो नोट्स बनाने चाहिए वो कोचिंग नोट्स के अलावा भी खुद अपने नोट्स तैयार करने कोचिंग चाहिए। नोट्स से टॉपिक पढ़ना है भाई, उसको ऊपर उतारना नहीं। जी 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 समझ लो जी ना, कोई भी टॉपिक है आपका एथिक्स में पढ़ दो, मान लें इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो उसने डैनियल गोलमान के अनुसार ये कहानी बना के लिखी, आपको 5 कीवर्ड पकड़ने कि डैनियल गोलमान अपने इमोशनल इंटेलिजेंस में 5 कीवर्ड की बात कर रहा है, वो पकड़ने, वो आपके नोट्स में लिखने। फिर उसी जी को जी जाना है आपको लेक्सिकन की बुक पे, उसने क्या एग्जाम्पल दिए वहीं से उठा के लिख देना है। एनसीईआरटी आपने पढ़ी, कोई आपको लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई एग्जाम्पल आया उसको उठा के उसमें लिख दिया, अब फिर आपके नोट्स बन गए स्टैंडर्ड। समझ पा रहा हूँ।
जी सर। इसलिए ऐसे यूज करना है इनको, ये चीजें आपको कलेक्ट की जाती है सारी चीजें रिसोर्सेज से। जी सर। और नोट्स थैंक बनाने के यू लिए सर। इसलिए बोला जाता है कि आपको बार बार अभी फ्री चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़े। जी जी सर। और कोई क्वेश्चन आपका? थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हाँ सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जैसे हम बोलते हैं कि अपने आंसर्स में जो भी हम लिखते हैं, क्वेश्चंस के आंसर जो हमें आते हैं, तो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज करने होते हैं। तो सर ये कौन से ज्यादातर जो पेपर रहेंगे हमारे उसमें यूज होंगे, जैसे GS 1, 2, 3? देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह इनका यूज करना होता है। जी और कई लोगों की मैंने आंसर कॉपी चेक करते हैं हम, तो कई बार हमें बहुत बुरा लगता है कि वो हर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी एक बार चार्ट घुमा देंगे, वहाँ भी मैप दिखा देंगे, ठीक है ना। और कई बार जहाँ जरूरत होती है वहाँ एंट्री नहीं करवाते इस चार्ट की, मैप की। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग होती है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस बार कि 2021 में आने वाले जो वॉल्केनो जो ज्वालामुखी जो विस्फोट हुए थे वो कहाँ कहाँ पे हुए और उनके क्या क्या प्रभाव पड़े उनकी क्षेत्रीय जलवायु के। तो अब इसको दिखाना है तो आपको मैप दिखाना पड़ेगा कि प्रेजेंटली कहाँ कहाँ पे इरप्शन हुआ। या इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि जो ओशन करंट होती है वो कैसे लोकल क्लाइमेट को इफेक्ट डालती है। तो यहाँ आपको मैप दिखाना पड़ेगा क्योंकि ओशन करंट दिखानी है। तो जहाँ जरूरत है वहाँ आपको दिखा। अब आपको बोले चट्टानों के बारे में क्वेश्चन पूछा है उसमें आपको मैप दिखा दो, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड आपको सेट करना होगा कि वहाँ आपको चार्ट देना है, पाई मतलब आपको पाई मतलब गोला और साइकिल बनानी है, या आपको क्या क्या चीज़ों का यूज करना है। क्वेश्चन पर डिपेंड करती है, आपको ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि आपको हर जगह यूज करना है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। नेक्स्ट किसी ने बोला हरिंदर जी जुड़े हुए हैं। हाँ, वो क्वेश्चन है प्लान बी। प्लान बी का क्वेश्चन है ना। देखो प्लान बी की ऐसी बात है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, हर किसी के लिए इसका यूनिवर्सल रोल नहीं होता। कि जैसे आप किसी का फैमिली कंडीशंस कैसी है, उसकी कंडीशंस, उसकी क्या ज़रूरत है उस टाइम की, प्रेजेंटली कंडीशंस क्या है, ठीक है ना। इन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी के पास बैकअप है तो प्लान बी के बारे में सोचे कि प्लान ए में ही पूरा अपना कमिटमेंट कर दें। प्लान ए को ही अगर आपने अच्छे से किया तो हो सकता है वो आपको कहीं ना कहीं सेट ज़रूर कर देगा, ऑटोमेटिकली आपका प्लान भी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के साथ हमेशा ये हुआ है कि जिसने बहुत दमदार करी है वो या तो पढ़ के निकल गया सिलेक्शन लेके, और या कहीं ना कहीं पढ़ाने वाला बन गया, क्योंकि इसमें आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आप अपनी आजीविका को बहुत अच्छे से चला सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी करना आपका प्लान भी, वो ऑटोमेटिक ही आपका प्लान भी होता है, लेकिन अगर शुरू में ही हम प्लान बी पे फोकस कर देते हैं तो हमारा प्लान ही कमज़ोर पड़ जाता है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से और उस परिस्थितियों के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि किस पे फोकस करना है, ठीक है। तो शुरू में तो एक बार धमाल मचाने तो अच्छे से मचाओ, है ना। शुरू में तो एक ही सोचो प्लान ए, और यही सोचना है कि काम करके ही निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का, दीप प्रकाश जी, यहाँ पर क्वेश्चन है कोई? अनम्यूट कीजिए पहले, आपका अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट आ रहा है पहले। सर मेरा क्वेश्चन एक और है। यस मैडम। सर कितने इयर्स का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? रिपीट अगेन मैडम, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मतलब कि कितने ईयर का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? कितने ईयर तक का? अच्छा हाँ। मैडम, नॉर्मली ऐसा कोई यूपीएससी ने ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किया, लेकिन नॉर्मली वो कहता है, नॉर्मली ऐसा है कि 1 साल का करंट अफेयर हमारे लिए काम चला देता है। 1 साल का मई, जैसे इस बार हम मई 2022 से दे करके और आगे तक का पढ़ेंगे, जैसे हमने मई जून जुलाई की कर दिया, अगस्त की चल रही है हमारी मैगजीन, तो ये एक लगाया जाता है आइडिया, ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कई बार यूपीएससी 1.5 साल पुराने क्वेश्चन भी उठा देता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि वो करंट नहीं, वो कॉन्सेप्ट बन गया आपका, ठीक है ना। है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट बेसिकली ठीक है। और सर न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि द हिंदू कुछ समझ नहीं आता है। क्या जरूरत है पढ़ने की? कौन ने कहा है तो उसका एनालिसिस देख लेना सर। कोई जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ना रेगुलर, अगर आपकी आदत है। अब देखो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको टाइम क्यों लगता है?
यस देखो न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम नहीं लगता, अगर जैसे हम देखें या कोई और पढ़ेगा, अगर हमने प्रैक्टिस, मुझे पता है कौन किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी के पूछे जाते हैं, कौन सा उसके सिलेबस का पार्ट होता है, कहाँ मेरे लिए न्यूज़पेपर की खबर काम आएगी, तो मैं उसी पे डायरेक्ट पॉइंट आउट करूँगा, है ना। और कई लोग ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि जैसे देखा होगा कि खेल की खबरें पढ़ने बैठ गए, उसी में एक आधी घंटे निकाल दिए, ठीक है ना। कई लोग ऐसी चीज़ों को देखते हैं जहाँ वो रेलेवेंट होती है। न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए कई बार ऐसे एडिटोरियल में घुस जाते हो आप लोग जो आपके काम का नहीं होता, तो टाइम वेस्ट कर देता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके काम का क्या है, फिर तो आप आधी घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज आपको लगता है कि थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है, पहले आप बेसिक को पढ़ो, उसको तैयार करो, उसके बाद न्यूज़पेपर की खबर आपको छोटी लगने लग जाएगी। ठीक है मैडम। हेलो। ओके हाँ ओके सर। नेक्स्ट। हाँ दीप प्रकाश जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए आप। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर, हिंदी मीडियम से। हाँ जी जी। सर मैं सर आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है सर मेरे को, और आपकी जितनी भी वीडियो है सर मैं कंटिन्यू देखता हूँ, और सर जी बहुत अच्छे से धन्यवाद यार, थैंक यू आप बढ़िया से सर मेरे को पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है सर यू आर ए ग्रेट टीचर सर। अरे सभी अच्छे बहुत होते अच्छा हैं भाई, पढ़ाते हैं एक सर बात मेरे मैं को। बताता हूँ, ठीक है ना। नहीं सर बिकॉज यू आर हाँ सर। हाँ सर काफी वीडियो सर मैं आपकी देखता हूँ सर। जो आईआर वाला जो आप पढ़ा रहे हैं सर, एज इट इज सर, जो आप नोट्स बनवाते हैं पढ़ाते हैं सर, इसके साथ जो करंट में घटनाएं चलती हैं उसको सर कैसे ऐड करें हम? देखो आईआर की घटना, जैसे इस बार में अब अगस्त वाले वीडियो में आप देखना मंथली मैगजीन में मैंने Yes, sir. वीडियो बना दिए, मंथली मैगजीन के लिए अगस्त वाले वीडियो बना दिए, लेकिन मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कि पूरी 10-12 घंटे की 8-10 घंटे की एक साथ शेयर करूँगा, वो पूरी Yes, मंथली sir. मैगजीन कंप्लीट करवा करके। तो मैंने अगर आईआर और Yes. पॉलिटी को उसमें मैं कंप्लीट कर दिया है, तो मैं पॉलिटिकल आईआर की वीडियो बना रहा था, उसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उसमें कनेक्ट करूँगा कि कैसे उसको कनेक्ट करना है। सार का इशू आ रहा है, Yes, sir. सार का टॉपिक है उसमें, सार का Yes, यूपीएससी में sir. क्वेश्चन पूछा है कई बार। Yes, तो sir. Yes, sir. करंट की घटना को अगर आप जैसे इंडिया यूएसए के रिलेशन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। Yes, sir. तो बेसिक क्या कहता है कि राष्ट्रीय हित होना चाहिए, यानी कि दोनों अपने अपने प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। Yes, कॉमन sir. सेंस है तो बिल्कुल हर कोई चाहता है कि Yes, मेरा sir. हित हो। अब जैसे Yes. कल परसों तवांग की घटनाएं हुई, चाइना के साथ हमारा क्लैश हुआ, तो Yes, इससे sir. इंडिया यूएसए रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इंडिया यूएसए रिलेशन पे यह है कि इंडिया यूएसए के रिलेशन अगर जितना ज़्यादा चाइना एग्रेसिव होगा, इंडिया यूएसए उतनी ही नजीक आते जाएंगे। क्यों? Yes, sir. क्योंकि दोनों का प्रॉफिट है। इंडिया चाहता है कि मैं यूएसए की सहायता लेकर के चाइना को बैलेंस कर दूं, और यूएसए चाहता है कि चाइना को रोकने के लिए हमारे पास एक हथियार वो है इंडिया, उसको यूज कर लो, अदरवाइज हमसे चाइना Yes. इतना बनने वाला नहीं। तो हर Yes, चीज़, sir. हर प्रैक्टिकल, रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि ये बस ये नाटो वाली घटना है, इसका एक्चुअल बहुत सारी चीज़ें इसके बेसिक में छुपी होती है कि घटना घटित क्यों हुई। अभी आपने Yes. अखबार में देखा होगा कि यूक्रेन को कोई टैंक दे रहा है ना, कोई क्या दे रहा है, कोई मतलब यूरोपीय देश ये सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पावर सुपरमेसी को शो कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि बिना लड़े ही रशिया को नीचे गिरा दिया जाए, हमें डायरेक्टली ना लड़ना पड़े, ठीक है ना। और रशिया क्या है, सामवादी है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि सामवाद का जब पावरफुल है वो ज़्यादा हो जाए, और रशिया और चाइना मिलकर के एक जो गुट बना रहे हैं वो ज़्यादा बन जाए, तो हम कहीं ना कहीं उसको पहले से ही तोड़ दें। फिर दूसरी बात यह है कि वो दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि ये देश एग्रेसिव है, इनसे दोस्ती मत करो, नहीं तो किसी दिन आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो वो इस तरह की इमेज है, वो लोगों की ये भी खराब करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, बहुत सोच समझ Yes, के, sir. ठीक है ना। तो अब वो डायरेक्टली इसमें लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि वो नाटो का डायरेक्टली सदस्य नहीं है, ठीक है। Yes, sir. तो हर चीज़ कनेक्ट होगी प्रैक्टिकली, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब आपको नाटो की बेसिक थीम के बारे में पता नहीं होगा तो रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट को समझ नहीं पाओगे, Yes, sir. ठीक है ना। उस पर ज़्यादा फोकस Yes. करें। Yes. सर एक क्वेश्चन और है मेरा। सर जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सर, एनसीईआरटी का बेस तैयार करके सर जो स्टैटिक वाला और जो सर एनसीईआरटी के साथ में जो नोट्स करंट वाले हैं, क्या सर साथ साथ बना सकते हैं या फिर उनका अलग बनाना पड़ेगा सर नहीं, करंट अगर का? आप ऐसा साथ में बना सकते हैं, अलग अलग बना, साथ में बनाने के लिए कि आपको अब जगह छोड़ देनी है, ठीक है ना। Yes, sir. और अलग बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अलग पेज में लिख के बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सर जैसे आपकी सुविधा के लिए कंफर्टेबल लगे उसी आधार पे बनाओ। सर 2 मिनट का समय और लूंगा सर। ये सर जो पीटी मेंस और देन इंटरव्यू सर, इसकी तैयारी के बारे में सर थोड़ी जानकारी लेना चाहूंगा सर। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी तैयारी अलग अलग होती है, कुछ कंबाइन करके बोलते हैं सर। देखो आपकी तरह जब हम भी गांव के किसी इलाके में बैठे रहते थे तो यही लगता था कि यूपीएससी एक बड़ा पहाड़ है ना। यस सर। और यूपीएससी Yes, को sir. करने वाला, आईएएस बनने वाला, यूपीएस बनने, ये जो क्वालिफाई कर ले जाते हैं, ये बहुत बड़े Yes, sir. यूनिक बन के आए होंगे।
लेकिन जब yes, sir. 19 में हमने पहला अटेम्प्ट दिया, यूपीएससी निकल गया, पता ही नहीं चला क्या अलग पढ़ के दिया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, देखो इसमें ये बात सही है कि थोड़ा सा थिंकिंग आपको थोड़ी डेवलप करनी पड़ती है, थोड़ी यूनिक तो है ये, खैर एग्जाम इतना आसान तो है नहीं। लेकिन देखो प्री और मेंस और इंटरव्यू ये आपकी पहले दिन से ही तैयारी का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। Yes, sir. अगर आपने मेंस पढ़ी है तो आपने हर चीज़ को समझ के पढ़ा होगा, हर फैक्ट को पढ़ा हुआ, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ, तो अपने आप उसमें प्री आ गई, ठीक है ना। Yes, sir. प्री के लिए अलग से कोई नहीं पढ़ता, मैं जितने भी आज तक प्री के लिए अलग से बस यही काम करना है कि आपको टेस्ट देनी पड़ती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और 1-1.5 महीने पहले Yes, प्री sir. ओरिएंटेड होना पड़ता है, क्योंकि प्री का थोड़ा Yes, sir. फ्लेक्सिबिलिटी रहने, अदरवाइज प्री की कोई अलग से तैयारी नहीं। पहले चलता था एक टाइम पे यूपीएससी में कि प्री की अलग कोचिंग होती थी, मेंस की अलग कोचिंग होती थी, अब वो सारा कॉन्सेप्ट वो भी खत्म हो चुका है। अब नॉर्मली सब जगह आप देखोगे तो मोस्टली आपको फाउंडेशन कोर्स ही मिलता है ना, Yes, sir. क्योंकि वो मेंस के हिसाब से तैयारी करवाते हैं, उसमें प्री आती है। रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू की तैयारी आपके फर्स्ट डे से ही चालू हो जाती है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी में 3 पार्ट होते हैं, एक आपकी बिहेवियर पर्सनैलिटी, एक आपकी नॉलेज को लेकर के पर्सनैलिटी, नॉलेज कितनी है आपको, एक प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आपके पर्सनैलिटी का पार्ट है, तो वो आप समय के साथ लोगों से बात करेंगे, किसी चीज़ को सीखेंगे तब। और दूसरी बात उसमें नॉलेज आप जब जीएस को पढ़ोगे तो आपके पास अपने आप नॉलेज आ जाएगी, ठीक है ना। Yes, sir. जब मेंस की तैयारी करोगे तभी इंटरव्यू की तैयारी होगी, और जितना ज़्यादा आदमी को नॉलेज इन्फॉर्मेशन पता होती है उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही ज़्यादा बूम होती चली जाती है। वो लोगों के Yes, सामने sir. बोलेगा, एक्सप्रेस करेगा, बातें करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अब बेचारे किसी को पता ही नहीं है वो क्या बोलेगा, Yes, sir. और तो एक सर दूसरी बात ये है कि ये जैसे कई लोग ऐसे रहते हैं, कई रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा डीमोरलाइज रहते हैं कि पता नहीं वहाँ जाके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। Yes, इंटरव्यू sir. बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, फेवरेबल रहती है, और Yes, आपको sir. आपकी परिस्थिति के आधार पर जज किया जाता है, ध्यान रखें। Yes, sir. जैसे एक रूरल एरिया का कैंडिडेट मुझसे पहले गया है और एक अर्बन एरिया या बड़े अच्छी जिसकी अपब्रिंग हुई है, जिसकी स्टडी अच्छी हुई, वो बाद में गया, तो दोनों को Yes, इंटरव्यू sir. मेंबर एक जैसे कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह एक जैसा चीज़ें करें, आपको आपकी सिचुएशन के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, Yes, sir. ठीक है ना। आप रूरल एरिया में रहो तो आपसे उसी एक्सपेक्टेशन के क्वेश्चन पूछेंगे और उसी एक्सपेक्टेशन से आपसे चीज़ें जानी जाएंगी। और एक बिल्कुल हाँ, अब सर. मान लो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, बढ़िया उसकी स्किल हुई है, तो उससे उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ सर, ये देखा जाता है ना कि कुछ लोग ये बोलते हैं, कहते हैं कि सर आपका हिंदी मीडियम है, इससे नहीं हो पाएगा, इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है सर। तो यार हिंदी ऐसा मीडियम वाले करते हैं पास नहीं हुए आज तक एग्जाम में, ना आज सर, तक यूपीएससी के एग्जाम में डिमोटिवेट तो बनी नहीं कभी कि हिंदी मीडियम में कोई पास ना हो। देखो मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मीडियम तो लोग बाद में ब्लेम करते हैं और फिर लोग बाद में इसको ज़्यादा हवा कर देते हैं, ठीक है ना। यस सर, लैंग्वेज से कोई फर्क, इस बार भी आप रिजल्ट देखो, हिंदी मीडियम वालों ने तो इस बार धमाल ही मचा दी पूरी, ठीक है ना। यस तो ऐसा यस कुछ सर, नहीं है, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी समझ से फर्क पड़ता है, आपके प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है। और सेकंड बात, सर जब मेरा मीडियम हिंदी है तो है ही, अब इसमें क्या कर सकता हूँ, यस सर, सर मैं अब हिंदी तो मैं मीडियम ये से तो है करना नहीं चाहता कल हूँ। जाके मैं इंग्लिश सीख जाऊँ 2 दिन में, वो पॉसिबल नहीं है, तो अब मुझे हिंदी से ही देनी है, क्या फर्क पड़ता है, हाँ सर, ठीक है ना। सर और बाकी इसीलिए बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, जिससे आप कोई दूसरे से बात, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है कि बात करना, और वो सारी चीज़ें आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग और सिलेक्शन के बाद सीख जाते हो इतनी इंग्लिश तो। यस सर, सर आपकी वीडियो है ना बहुत प्रशंसनीय है और अच्छी वीडियो बनाते हैं सर आप मेरे हिसाब से। चलो थैंक यू यार, शेयर कीजिए लोगों को, तो आप जैसे लोगों को हाँ फायदा सर, मिले, वो शेयर चाहिए। करता हूँ और मैं सर देखता हूँ आपकी वीडियो सर, एक भी क्लास नहीं छोड़ता सर आपकी में। चलो धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। यस सर, बहुत अच्छी क्लास है सर। और सर थोड़ी कृपा करके ऐसे कर दीजिएगा सर के पीटी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, थोड़ा कष्ट करके सर, हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के ठीक है, लिए सर, आप अपना ताकि जो भी है आप एक बार ना मैसेज किया करो यार, जो ग्रुप है यस हमारा सर, चैनल, उस पर किया करो, ताकि यस हम सर, उसी के आधार पर वीडियोस बनाएं आपको, यस सर, ठीक है ना। यस सर, नेक्स्ट, नए कुछ लोग नया ठीक बनाए, ठीक ओके थैंक यू। ठीक है नेक्स्ट, सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नेक्स्ट कोई और, अब अभी किसी का क्वेश्चन बचा हुआ है? हरविंदर जी आपका कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? नहीं सर, ठीक है, बस आकाश तिवारी जी आपका कोई क्वेश्चन? मैं देख रहा हूँ एक एक को, फिर नहीं तो हम बाइंड अप करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, मन करेगा संडे को जुड़ जाएंगे, सैटरडे को जुड़ जाएंगे। और इस बार आज थोड़ा लेट हो गया था, मैं कहीं बाहर गया था, अदरवाइज हम 7-8 बजे अच्छा के समथिंग ही जुड़ेंगे, उस टाइम लोग ज़्यादा जुड़ पाते हैं, क्योंकि अभी लेट बहुत हो जाते हैं तो लोग सो जाते हैं सर्दियों के टाइम पे इतना, और यस स्पेशली सर, रूरल एरिया में तो लोग 8 बजे ही सो जाते हैं, ठीक है ना। यस सर, यस सर। तो इसकी वजह से इसके अलावा आप में से मैडम्स, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, थैंक यू सर। ओके ओके, अगर आप में से किसी दोस्त का क्वेश्चन बचा हो तो आप पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो एक बार चीज़ ध्यान रखना, चीज़ें समझना है आपको, अच्छे से एग्जाम देनी है,
और कोई भी चीज़ का डाउट है आपको जरूर पूछना है। और मंथली मैगजीन को बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे, आपको धैर्य रखना कि हम आपको बहुत पहले ही कवर करवा देंगे एग्जाम से पहले। उसका अगस्त वाली मैगजीन का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा, पूरा हम कवर कर रहे हैं उसको, कल तक उसका वीडियो मिल जाएगा और सोमवार मंगलवार तक आपको सितंबर का वीडियो मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको बहुत अच्छे से तैयार किया है देखो वीडियो को, क्योंकि हो सकता है कि मुझे पता है कि हम डिले है, लेकिन बहुत अच्छे से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से विजन की मैगजीन हम तैयार किए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपकी प्री भी क्वालिफाई करवाएंगी, मेंस भी क्वालिफाई करवाएंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसको वैल्यू एडिशन में देंगे, है ना, उसको आप जरूर से जरूर देखें। और इसी के साथ हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और आप सभी को उतने देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपको कोई किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दो, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। और ठीक है आप सर, इतनी नमस्ते। देर तक जुड़े रहे तो इसका मतलब सिंसियर तो हुई हो, तो इसका फायदा उठाओ अपनी उसका, और इजीली आप एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है। ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।